यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क कॉन्सेप्ट एंड पोटेंशियल इन राजस्थान, है ना? एक तो अपन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है और साथ ही राजस्थान में क्या-क्या पोटेंशियल्स है इसके, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना? बिल्कुल नया टॉपिक है। एक क्वेश्चन मतलब इस बार बड़ा क्वेश्चन पक्का-पक्का इसमें से बनेगा 10 नंबर का, है ना? तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। जो मैं बता रहा हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना? और फिर कुछ नहीं पढ़ना है उसके बाद में। ठीक है ना? चलिए तो शुरू करते हैं, है ना? यूनेस्को ग्लोबल पार्क क्या होता है? देखो आपको पता है कि आज अगर अपन बात करें ना, तो हम बायो हेरिटेज साइट की बात करते हैं। बायो हेरिटेज साइट, है ना? आप जानते हो अच्छे से कि बायो क्या है ना? और उनसे रिलेटेड कोई कोई ऐतिहासिक मतलब कोई ऐसी साइट जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है ना? जिसके साथ में संस्कृति का जुड़ाव रहा है, लोग वहाँ इन्वॉल्व रहे हैं, है ना? और एक बड़े क्रम में स्पेशली वो डेवलप हुई है। तो बायो हेरिटेज साइट हो गई। कल्चरल साइट, है ना? कल्चरल हेरिटेज क्या होता है आप जानते हो? जैसे कि बहुत लंबे टाइम से कोई विरासत रही है, कल्चरली स्पेशली वो डेवलप हुई है। जैसे कि ताजमहल हो गया आपका, लाल किला हो गया या राजस्थान के किले हो गए, कल्चरल हेरिटेज हो गया, है ना? कोई बायोलॉजिकल यानी कि पेड़-पौधे और जीव-जंतुओं से रिलेटेड हो सकती है। ऐसे ही एक नया कॉन्सेप्ट आया जियो हेरिटेज साइट का। जियो मतलब भू, है ना? यानी कि भूमि से रिलेटेड कोई भी चीज़ है मतलब। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, उसके विकास क्रम को बताती है, पृथ्वी की उत्पत्ति को बताती है, पृथ्वी पर चट्टानें कैसे बनी है, पृथ्वी कैसे बनी है ना? यानी कि कोई पर्वत, पठार, मैदान ये किस वे में स्पेशली फॉर्मेशन हुआ है, इन सब चीज़ों को बताने वाली अगर कोई भी ऐसी साइट होती है, तो वो होती है जियो साइट्स। और जियो साइट्स में अगर अपन ये कहें कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ही प्राचीन काल की चीज़ें बता रही है ना? तो वो हेरिटेज तो अपने आप ही हो गई। है ना? भाई प्राचीन काल की चीज़ें बता रही है, पृथ्वी की उत्पत्ति, उसके विकास क्रम इनको बता रही है। साथ ही इसमें कहीं न कहीं आस-पास के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा रहा है मतलब, यानी कि वहाँ पर लोग जीवन जी रहे हैं उन आस-पास की साइट्स में इनमें और वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी रही है। उन लोगों का जुड़ाव है मतलब। एक तो ये हो गया। फिर अगर मान लो इन्हीं जियो साइट्स पे टूरिज़्म को प्रमोट कर दो, तो क्या हो जाएगा जियो टूरिज़्म हो जाएगा। है ना? और अगर मैं कहूँ कि इनमें चट्टानों की, मिट्टी की या फिर कोई मतलब फॉर्मेशन की, कलर की, जिस तरीके की विविधता हो, तो वो क्या हो जाएगी जियो डाइवर्सिटी हो जाएगी। है ना? समझ रहे हो? तो ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो इंटरलिंक कर देना मतलब आपको तो डेफिनिशन बनानी है। तो डेफिनेशन कैसे बनाना है कि कोई जियो हेरिटेज साइट कोई जियो क्या है? तो जियो भू है मतलब, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति, उसके विकास क्रम को दिखाने वाली कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, वो पत्थर हो सकता है, वो कोई चट्टान ऐसी हो सकती है, कोई कोई ऐसा फॉर्मेशन होता है, लैंड फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? तो वो जियो है और स्पेशली अगर वो हिस्टोरिकल चीज़ें शो कर रहा है, तो वो तो अपने आप ही हो गया हेरिटेज और अगर वहाँ टूरिज़्म प्रमोट कर रहे हैं, तो जियो टूरिज़्म। और अगर मान लो टूरिज़्म के साथ-साथ अगर मैं कहूँ कि ये विविधता शो करता है, उसके चट्टानों के फॉर्मेशन की विविधता, उनके कलर की विविधता, उनके संगठन की विविधता, है ना? इसके अलावा उनके है ना स्ट्रक्चर की विविधता, ये सब कुछ अगर मान लो ऐसा होता है, तो वो जियो डाइवर्सिटी हो गई। और अगर पानी के साथ-साथ इसको प्रमोट किया जा रहा है कि जैसे मान लो कोई ऐसा चट्टानी इलाका है या कोई बहुत ही शानदार वाली स्ट्रक्चर है ना मानव ने बनाई थी ज़मीन में स्पेशली तालाब बनाए, झीलें बनाई या कुछ भी, तो वो हो गया हाइड्रो जियो और वहाँ अगर मान लो प्रमोट किया जा रहा है, तो वो हो गया हाइड्रो जियो टूरिज़्म। समझ रहे हो ना? तो ये सब चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। जियो को लेके अगर कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, तो वो जियो पॉलिटिकल इश्यू, है ना? यानी कि भूमि को लेके स्पेशली कोई राजनीतिक संबंध बने या राजनीतिक विवाद हो, है ना? तो वो जियोपॉलिटिकल हो गया। क्लियर? तो ये तो बेसिक चीज़ है मतलब कि ज़मीन से रिलेटेड चीज़ें अपन डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जियो पार्क का कैसे आया? एक ऐसी साइट जहाँ पर है ना, इसी तरीके की कई सारी चीज़ें मिल जाए मतलब। यानी कि जैसे मान लो, अगर मैं कहूँ कि जयपुर वाला क्षेत्र है, तो जैसे नाहरगढ़ है वहाँ जयगढ़ है, वहाँ रामगढ़ वाला इलाका है, वहाँ पर पुरानी भी चीज़ें हैं, हेरिटेज भी मानव ने अपने हिसाब से उन इलाकों को डेवलप भी किया। तो चट्टानी संरचनाएँ तो है ही, लेकिन उसके साथ-साथ ऐसे इलाके अच्छे खासे डेवलप भी हुए। तो वो एक तरीके से मतलब जयपुर को जियो पार्क बना सकते हैं अपन। अजमेर में ऐसे ही मान लो मैं कहूँ कि कूका घाटी है, गुगा घाटी है या पुष्कर घाटी है ना? या फिर आपके किशनगढ़ नेफेलिन वाला क्षेत्र है। इन इलाकों को सबको घोषित कर दो, तो वो हो गया आपका जियो पार्क, है ना? तो किशनगढ़ वाले क्षेत्र का हो गया मतलब अजमेर का जियो पार्क हो गया। इस तरीके से मतलब एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का, जहाँ शोध किया जा सके, जहाँ अनुसंधान किया जा सके, जहाँ मतलब उसे मतलब संरक्षित करके स्पेशली पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ऐसे इलाकों को हम जियो पार्क के रूप में विकसित करते हैं। तो यूनेस्को ने 2001 में ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया था मतलब। पहली बार यूनेस्को ने ऐसे बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं। हालाँकि जियो साइंस को लेके उसके पहले से ही एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स चल रहे थे, है ना? जियोलॉजी और एनवायरनमेंट के प्रोग्राम थे। लेकिन जियो पार्क बनाने का कॉन्सेप्ट उसने 2001 में स्पेशली वर्क शुरू किया और 2004 के बाद में पहली बार रिकॉग्निशन दिया, चाइना की एक साइट थी उसे। तो 2004 से रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो चुके हैं। ठीक है? तो एक बेसिक सी बात अगर अपन समझे कि जियो पार्क क्या है कॉन्सेप्ट और क्या चल रहा था, अब डेफिनेशन पे आते हैं अपन, है ना? तो सुनते जाना। क्या है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क? आपसे सिंपल सा पूछा जा सकता है। 2 चीज़ें लिखी हुई है, एक तो लिखा हुआ है जियो पार्क और एक जियो हेरिटेज। तो जियो पार्क क्या है, हेरिटेज क्या है, वो दोनों देखेंगे ना। ऐसे एकल एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, ऐसा इलाका होता है स्पेशली जहाँ अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थल होते हैं, परिदृश्य होते हैं मतलब। यानी कि कोई भौगोलिक इलाका है, कोई जियोग्राफिकल रीजन है स्पेशली और वहाँ पर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का कोई ऐसा लैंड एरिया है या फिर हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ बनी हुई है वहाँ पर या पहले से ही उद्भव हो रखा है। तो उसको संरक्षण किया जाता है, एक चीज़, शिक्षा के लिए स्पेशली, अनुसंधान के लिए और सतत विकास के लिए। यानी कि उन चीज़ों का स्पेशली जब हम संरक्षण करें, शिक्षा, अनुसंधान और डेवलपमेंट के लिए, यानी कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं उस पूरी साइट का कुछ उद्देश्यों के लिए और उद्देश्य क्या है, या तो शिक्षा हो सकता है या अनुसंधान हो सकता है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। हालांकि देखो कोई पत्थर मान लो जैसलमेर में मिल गया तो उसके टूटने से ऐसा नहीं है कि वहाँ के एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। आपको पता है कि जैसे मान लो मैं कहूँ कि एक पहाड़ी संरचना ऐसी एक छोटी सी चट्टान ऐसी मिली वहां पर कि जिसपे डायनासोर का पगमार्क था,
है ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे एनवायरनमेंट को बड़ा लॉस हो जाएगा अगर वो चट्टान टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है मतलब, है ना उससे। लेकिन ये तो है ना कि उसकी वजह से ज्ञान मिल सकता है हमें, कि यहाँ पर डायनासोर्स हुआ करते थे, रिसर्च हो सकता है बड़ा, है ना? तो उससे काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं ना अनुसंधान से, जिनसे हम पृथ्वी की संरचना की जानकारी ले सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि क्या-क्या हुआ होगा, और उसके बेसिस पर जब हम इतिहास की जानकारी लेते हैं ना, तो आगे नीति निर्धारण में भी काम आती है वो चीज़ें, है ना? हम इतिहास के आधार पर हम वो व्यवस्थाएँ कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है अपने आप में, ठीक है? तो एक ऐसे एकल एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र जहां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थल परिदृश्यों को संरक्षण, शिक्षा और अनुसंधान सतत विकास की अवधारणा के साथ में प्रबंधित किया जाता है। यानी कि मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? उनको संरक्षित क्यों किया जाता है? ताकि शिक्षा हो सके, अनुसंधान हो सके और साथ ही साथ क्या हो सके? सतत विकास हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। ऐसे इलाकों की बात है, यही है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। ठीक है? इतना तो हमें याद रखना है एकदम। डेफिनेशन क्लियर है, शब्दों को उठा-पटक कर सकते हो इधर-उधर, चलेगा। ये एक भौगोलिक क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, वहाँ उसके परिदृश्य हो सकते हैं, उसके स्थल हो सकते हैं, उनको संरक्षित किया जाता है शिक्षा, अनुसंधान और सतत विकास के लिए, है ना? बस ये हो गया अपना ग्लोबल जियो पार्क। अब यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें, ये स्पेशली इन्वॉल्व करके किया जाता है स्थानीय समुदाय को, यानी कि जो वहाँ का लोकल कम्युनिटी होती है ना, उसको इन्वॉल्व करके ही स्पेशली इनको डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि सोचो, आप जियो पार्क बना दोगे, अब जियो पार्क में ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैं कहूँ कि अपने है ना मतलब किशनगढ़ में नेफिलिन करके हमें चट्टानें मिलती है। किशनगढ़ में नेफेलिन ऐसे तो नहीं कि एक जगह चट्टान मिलती है, वहाँ आस-पास जनसंख्या भी रहती है। लेकिन अगर सोचो, नेफेलिन की चट्टानों को लेकर आप वहाँ बाड़ाबंदी कर दोगे और उस पार्क को चिह्नित कर दोगे और वहाँ लोगों को बोल दोगे कि आप लोग है ना ये पत्थर नहीं उठाओगे, ये वो और उन पे प्रतिबंध लगा दोगे। तो वहाँ मतलब एक पथरीले इलाके को जहाँ जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर एनवायरनमेंट की अगर अपन बात करें तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। वहाँ लोगों को ज़बरदस्ती आप प्रोहिबिटेड कर रहे हो कि आप लोग यहाँ आना-जाना बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इससे ना पार पड़ेगी नहीं मतलब। अगर हमें इन पत्थरों को संरक्षित करना है तो लोगों के साथ में मिलके संरक्षित करना है। अगर हमें किसी इलाके को, किसी खड्डे को, किसी पहाड़ी को, किसी चट्टान को संरक्षित करना है तो लोगों के सहयोग से संरक्षित हो सकती है, उसके बिना नहीं हो सकती। ठीक है? लोग वहाँ रहेंगे भी और उसके साथ-साथ संरक्षित कर सकते हैं। हम जंगलों से तो लोगों को बाहर कर सकते हैं, है ना? हम जंगलों की तो बाड़ाबंदी कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे इलाके होते हैं कि जैसे मान लो एक मैं कहूँ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, है ना? अब हमारे तो चित्तौड़गढ़ से लेके और पूरा राजस्थान में ऐसे फैला हुआ है किनारे-किनारे, है ना? धौलपुर तक जा रहा है। तो क्या करोगे वहाँ? मतलब पूरे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के चारों तरफ बाड़ाबंदी कर देंगे? पॉसिबल नहीं है ना। तो बड़ा इलाका हो सकता है ना? पत्थर है, क्या करोगे उन पत्थरों का बाड़ाबंदी करके? तो लोगों को समझा सकते हैं, उन्हें संरक्षित कर सकते हैं कि भाई देखो तुम है ना, इन पत्थरों का इनका ऐसे यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पर्यटन के लिए बहुत अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा, ये रिसर्च में काम आते हैं, है ना? तो ऐसे कह-कह के स्पेशली हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो समझ में आ गया कि स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ में स्पेशली भू विविधता को सुरक्षा देते हैं, है ना? यहाँ बॉटम अप अप्रोच मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। यूनेस्को ने अपनी डेफिनिशन में बार-बार है ना हर जगह बॉटम अप अप्रोच मेंशन किया है। तो जब बॉटम अप अप्रोच मेंशन किया तो इसका मतलब क्या है कि बॉटम पे स्पेशली जो लोग वहाँ रह रहे हैं, स्थानीय क्षेत्र के जो लोग हैं, उन लोगों को साथ में लेके ही ये प्रबंधन करना है मतलब, है ना? उनके बिना प्रबंधन नहीं करना है। ठीक है? बार-बार उन्होंने जब क्राइटेरिया फिक्स किया तब भी उन्होंने वैसे वही चीज़ मेंशन की, वो मैं पूरी लिस्ट पढ़ा आज ना, उसकी यूनेस्को की मेन जो डॉक्यूमेंट है। तो बस अपने वहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है ना? क्लियर है? बोलो, तो स्थानीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर पृथ्वी की भू विविधता को, सुरक्षा को बढ़ावा देता है, ये कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है? ये स्थानीय समुदाय ज़रूर लिखना आपको, डेफिनिशन लिखनी है ना तो दोनों पॉइंट मेंशन करना। अब 20 शब्दों में आ जाए, तो इतना हमारा काम हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा आ जाए तो फिर आप यहाँ से लिख सकते हो कि जैसे यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में कई भूवैज्ञानिक महत्व के स्थल होते हैं, जो भूवैज्ञानिक इतिहास की घटनाओं को और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में, साथ ही साथ उस भूविज्ञान की दुर्लभता और उसकी सुंदरता को शो करते हैं। ठीक है? क्योंकि ये तो अपन ने देख लिया कि क्यों बनाया जाता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है ना? लेकिन अब आगे आप 50 शब्दों का आ जाए ना, तो आप ये लाइन भी लिख सकते हो कि वो भूवैज्ञानिक इतिहास की घटनाओं को शो करता है, वो उन प्रक्रियाओं के बारे में बताता है, वो उसकी जो डाइवर्सिटी है उसको दिखाता है, वो उसकी दुर्लभता को दिखाता है, उसकी रेयरनेस जो है उसको शो कर रहा है, उसकी सुंदरता, उसकी ब्यूटी को शो करता है ना? ऐसे हम लिख सकते हैं मतलब कि इस पार्क में हमें ये चीज़ें दिखती है तब जाके स्पेशली उसे संरक्षित करते हैं। ठीक है? एक बात ये हो गई। कितने अवधि के लिए स्पेशली जियो पार्क का कॉन्सेप्ट लागू रहता है किसी पर्टिकुलर इलाके को, मान लो जैसे राजस्थान का कोई इलाका है और उसे जियो पार्क का दर्जा दे दिया गया। जैसे मान लो जोधपुर के इलाके में कुछ इलाकों को चिह्नित करके जियो पार्क बना दिया। तो अब कितने साल तक रहेगा? तो 4 साल तक रह सकता है। 4 साल के बाद में उसका वापस से एनालाइज़ करते हैं कि इसे जियो पार्क का दर्जा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। जब अगर मान लो 4 साल के लिए उसे दर्जा वापस से दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रीन कार्ड। समझ रहे हो? 4 साल मिल गया, फिर 4 साल के बाद में उसे वापस से दर्जा दे दें मान लो, तो उसको बोला जाता है ग्रीन कार्ड, है ना? आपसे पूछ ले कि जियो पार्क में ग्रीन कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? तो जियो पार्क में ग्रीन कार्ड का कॉन्सेप्ट है कि एक जियो पार्क को 4 साल की अवधि के लिए चिन्हित किया जाता है, उसे दर्जा दिया जाता है, लेकिन अगर वह दर्जा उसे पुनः दिया जाता है, तो फिर उसे ग्रीन कार्ड कहा जाता है। ठीक है? एक चीज़। दूसरा, अब मान लो वो दर्जा जो है, वो ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, जैसे जोधपुर वाले इलाके में कुछ चट्टानों को और उन इलाकों को चिह्नित करके और हमने दर्जा देने की मतलब दर्जा दे दिया था यूनेस्को ने। लेकिन अब यूनेस्को को लगा कि शायद है ना इसमें गड़बड़ लग रही है ना? सरकारें जो है वो प्रॉपर संरक्षण नहीं कर पा रही है। तो वो क्या करेगी कि 4 साल खत्म होते ही है ना, पहले ही वो रिसर्च करना शुरू कर देते हैं कि भाई इसका जो ये जो 4 साल का वापस टर्म है, ये बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए। अब मान लो जैसे 4 साल हो गए, 4 साल के बाद में उसे 2 साल गड़बड़ लग रही है ना, तो 2 साल के लिए स्पेशली उसे ये कहा जाता है कि आप इसे संरक्षित करो। अगर आप संरक्षित करने का प्रयास करते हो, तो हम 2 साल में वापस रिव्यू करेंगे और आपको वापस से 4 साल का दर्जा दे देंगे चाहे से, लेकिन अभी केवल हम 2 ही साल का दे रहे हैं। जब वो ऐसा 2 साल का दर्जा होता है ना, तो उसे कहते हैं येलो कार्ड। समझ रहे हो? है ना? और अब देखो, 2 साल के बाद में अगर मान लो वो दर्जा खत्म कर दिया जाए, तो फिर वो होता है रेड कार्ड। ठीक है? यानी कि अब खत्म हो गया है, एकदम बिल्कुल। तो येलो कार्ड होता है, जैसे येलो लाइट होती है ना, कि देख कर चलो मतलब,
है ना? येलो लाइट, पीली लाइट जो रोड पे इसीलिए तो होती है कि देख के चलो। तो देख के चलने का मतलब है कि आपके पास में देख के चलने का टाइम है, या तो आप इसे बचा के रख सकते हो, और अगर आप नहीं बचाओगे, अगर आप ज़्यादा आगे ही बढ़ते जाओगे, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो रेड कार्ड मतलब स्टॉप हो गया अब यानी कि उसका दर्जा जो है वो छीन लिया गया है ना? यूनेस्को का। मतलब ये जो जियो पार्क का दर्जा था। अब एक क्वेश्चन नोट करो। हाँ, रेफरी की तरह बस, वो ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और रेड कार्ड है ना? वो रेड लाइट अपने जो रोड लाइट होती है उसकी तरह मान लो, भाई ग्रीन कार्ड में तो बोल दिया, ग्रीन लाइट हो गई कि चलने दो मतलब। येलो लाइट हो गई, देख के चलना है अब, 2 साल का है आपके पास में, अब आप देख लो। 2 साल बाद में अगर मान लो नहीं देख के चल रहे हैं तो रेड रेड लाइट हो गई, खत्म मामला, है ना? सीन ही खत्म हो गया उसका। तो ये अपने को याद रखना है एकदम। अब एक क्वेश्चन नोट करो कि क्या यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा नहीं, गुणवत्ता सबसे खराब नहीं, उसका दर्जा खत्म कर दिया, है ना? गुणवत्ता नहीं होती, दर्जा खत्म कर देते हैं, वापस ले लेते हैं, है ना? तो क्या यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा अनवरत बना रह सकता है ना? इसके बारे में आपको 20 शब्दों में कल लिखना है, अभी नहीं लिखना है ना? कि क्या ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा जो है वो अनवरत बना रह सकता है क्या? मतलब हमेशा के लिए बना रह सकता है क्या? बिना किसी रोक-टोक के। अब आप कैसे लिखोगे देखें, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, रेड कार्ड क्या बनाओगे इसमें? क्या बता सकते हो देखें आप, है ना? कल बात करेंगे उस पे अपन, ठीक है? तो ये हो गया आपका अवधि की बात। अब अगर अपन बात करें कि करंट में क्या सिचुएशन चल रही है, तो करंट सिचुएशन ये है कि 44 देश जो है, 50 वर्ल्ड का, नहीं 50 नहीं 20 वर्ल्ड का, है ना? 44 देशों में 169 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क से करंट में, है ना? और भारत में एक भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। ये टॉपिक इसीलिए जोड़ा गया था कि आपको पता है कि हमारे जो राठौड़ साहब हैं, शिव सिंह राठौड़ साहब, ये राठौड़ साहब स्पेशली जियोलॉजिस्ट हैं, और इनका बड़ा प्रभाव है जियोलॉजी में। ये इंटरव्यू में जियोलॉजी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कोई ज्योग्राफी बैकग्राउंड का बंदा आ गया या जियोलॉजी बैकग्राउंड का बंदा है तो इनका सीन ये रहा है कि अभी जैसे सिलेबस चेंज हुआ है तो फिर इन्होंने मेंशन करवा ही दिया ये टॉपिक, है ना? इनका आज से 1 साल पहले, है ना, अखबार में खबर भी आ चुकी है मतलब इनकी, वो मैं आपको शेयर करूंगा उसका, है ना? एक पूरा वो है, 1 साल पहले पिछली बार नवंबर में वो अखबार में इनका आर्टिकल आया था कि जियो पार्क की संभावनाएं करके। तो तब से ही मतलब ये बड़े भावुक थे जियो पार्क के। अब आप देख लो, मेंशन करवा दिया इसमें कि जियो पार्क की संभावना है। हाँ, मैं होता हूँ तो मैं होता तो मैं भी कर देता ऐसे। ठीक है, मैं जिसमें भावुक हूँ तो मैं वो मेंशन करवा देता। है ना? आया था ना एक बार, पत्रिका में आया था शायद, हाँ। तो ठीक है, तो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 44 देशों में 169 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स है और भारत में कोई भी नहीं है। तो इसकी क्या संभावनाएं है ना? संभावनाएं सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम वही पढ़ेंगे कि राजस्थान में, क्योंकि आपके सिलेबस में राजस्थान वाले में मेंशन किया है ना, और वहां लिखा है राजस्थान में संभावना है, तो फिर अपने को भारत की संभावनाएं नहीं पढ़नी। मतलब ये थोड़ा सेफ जोन है कि अपने को भारत में नहीं जाना फालतू में, अपने को बस उतना पढ़ना है जितना उसमें लिखा हुआ है। तो एक तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और फिर उसके बाद में वो कर लेंगे। प्रबंधन कौन करता है, इसका मैनेजमेंट कौन करता है? तो कोई भी ऐसी संस्था जो स्पेशली उस पर्टिकुलर कंट्री में मान्यता प्राप्त हो, लॉ के माध्यम से स्टैब्लिश हो, जैसे ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे भारत में है, तो वो प्रबंधन करती है ना? और साथ ही स्थानीय लोगों के साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन और बना हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर, यूनेस्को के तहत। मतलब यूनेस्को तो खुद है ही, और उसके तहत हमने क्या किया, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसका काम करता है, मतलब जिसका नाम है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, है ना? जैसे हम पढ़ते हैं ना, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, है ना, या ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क। तो ये एक्चुअली क्या है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो स्पेशली मैनेजमेंट का इनका काम करवाते रहते हैं, है ना? ये गाइडलाइंस देते हैं, ये बताते रहते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। तो स्थानीय लोग और फिर जियो, जो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है वो, और एक हमारा हमारा जैसे भारत में जीएसआई है, तो जीएसआई, ये तीनों मिलकर स्पेशली इसका प्रबंधन करते हैं, ठीक है ना? कुकिंग सिलेबस में डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, है ना? हाँ, ये तो देखो प्रभाव तो रहता ही है, सही बात है ना? कि कोई भी अगर मान लो जिस रिलेटेड चीज का है, तो मान लो किसी को साइकिल का शौक है, तो साइकिलिंग का तो वो वहाँ मेंशन करवा दे भाई, साइकिलिंग के बेनिफिट्स, है ना? एक छोटा सा साइंस के सिलेबस में या योगा के सिलेबस में ही तो ऐड करना है, क्या ही फर्क पड़ता है ना? हाँ, योगा के सिलेबस में ऐड करा है साइकिलिंग के बेनिफिट्स, बस खत्म। साइकिलिंग क्या होती है, पढ़ो बस, बच्चे पढ़ते रहे साइकिलिंग क्या होती है, और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, होना भी चाहिए। ऐसी चीजें तो कम से कम होनी चाहिए। जैसे लॉ के सिलेबस में आपने देखा होगा, शुरुआत का जो पॉइंट है ना, स्वामित्व वगैरह, और ये इनको हटाने के बजाय, है ना, इनको हटा के और इनकी जगह ना इतने शानदार लॉ, एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज है ना, वो जोड़ देते, क्या फर्क पड़ता? वो पढ़ लेते हम तो, है ना? पर ये कम से कम ये व्यक्तित्व, ये अधिकार, ये स्वामित्व, कब्जा, इनका कोई औचित्य नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, जो आगे लो, जैसे माता पिता वाला जोड़ा कितना अच्छा है ना? या फिर जैसे मान लो हम काश्तकारी वगैरह और पढ़ते हैं, वो भी अच्छे हैं, है ना? ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो आगे पढ़ना है आपको, अभी ट्रेनिंग होगी तो वहाँ पढ़ाया जाएगा। तो देखो, ये हो गया हमारा मेन कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली जियो पार्क है क्या चीज, और जियो पार्क का दर्जा कैसे दिया जाता है, जियो पार्क का प्रबंधन कैसे होता है, कितने समय के लिए दर्जा होता है ना, और उसकी डेफिनेशन क्या है। ये वाली चीजें हमने डिस्कशन की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट था। यहाँ से एक क्वेश्चन 20 शब्दों का बनने का चांसेस हो सकता है, मतलब अपने बेसिक सा, है ना? अब यहाँ देखते हैं आगे थोड़ा सा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, इनकी बात करते हैं। तो जैसे ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, जीजीएन क्या है? आपसे सिंपल सा पूछेंगे ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, है ना? तो देखो, एक कानूनी रूप से गैर लाभकारी संगठन है, मतलब कानून के द्वारा स्थापित किया गया है, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एक चीज, कब स्थापित हुआ? 2004 में हुआ। सदस्यता, जो भी यूनेस्को के सदस्य राष्ट्र हैं, अगर उनको मान लो चाहे कि वो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं, मतलब जो भी जियो पार्क बना रहे हैं, मतलब तो उस जियो पार्क का हिस्सा बनना चाहते हैं,
और वो खुद चाहते हैं कि अपने देश में वो रहे, मतलब है ना, जियो पार्क रहे, तो फिर उनको अनिवार्य रूप से इसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो यानी कि इसकी सदस्यता अनिवार्य है कि अगर आप चाहते हो कि आपके वहाँ देश में जियो पार्क हो, तो आप इसके अनिवार्य रूप से सदस्य बनोगे, ठीक है। जीजीएन 2 साल में एक बार बैठक करता है और अभी लास्ट बैठक 2020 में शेड्यूल तो हुई थी उत्तरी कोरिया, वो दक्षिण कोरिया वाले क्षेत्र में, लेकिन वो कोरोना की वजह से स्पेशली पोस्टपोन कर दी गई है ना? तो अभी तक नहीं हुई है, तो उसकी 9वीं बैठक थी वो। हर 2 साल में करता है और उसकी 9वीं बैठक थी, तो आप देखोगे 2004 के बाद में आप देख सकते हो शायद 2020 में 9वीं बैठक शेड्यूल होती है ना, हर 2 साल के हिसाब से। ठीक है? तो 2 साल के हिसाब से इसकी बैठक होती है, बस आप इतना याद रख लेना, जीजीएन की बैठक होती है और ये दक्षिण कोरिया में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया, जो अभी तक हुई नहीं है। इतना सा आपने को याद करना है। फिर अगर मैं कहूँ कि ग्लोबल जियो पार्क का ये कॉन्सेप्ट जो था वो 2001 में यूनेस्को ने शुरू कर दिया था। 2004 में स्पेशली ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क बन ही गया था। 2015 में जो भी यूनेस्को के 195 सदस्य राष्ट्र थे, उन सब ने इस पर सिग्नेचर कर दिया कि ये जो नया लेवल दे रहे हैं ना पत्थरों को, है ना? तो ये जो इलाकों को और इनको, इसको हम भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं, मतलब सबकी आम सहमति से स्पेशली 2015 में पूरी तरीके से यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, है ना, होना चाहिए, मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर हमें चीज़ों का संरक्षण करना चाहिए, है ना? जो भी भूमि से जुड़ी हुई जो भी हमारे जियो मार्बल वगैरह जो भी है वो सारा। ठीक है? तो बस ये 2-4 पॉइंट अपने को ध्यान रखना है यहाँ तक इसका तो। ये हो गया अपना एक, है ना? तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क हो गया। फिर उसके बाद में आता है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क काउंसिल। मान लो 20 शब्दों में यहाँ से पूछ ले कि ग्लोबल जियो पार्क काउंसिल क्या है? तो देखो काउंसिल स्पेशली यूनेस्को को रिकमेंड करने के लिए, भाई कोई भी रिकमेंडेशंस की, जैसे मान लो पर्टिकुलर जियो पार्क को कितना फंड अलॉट किया जाए। हर साल स्पेशली कहा जाता है कि $1000 जो है ना, वो फंड अलॉट होता है, मतलब एक जियो पार्क को, है ना? तो जैसे 169 जियो पार्क्स है ना, तो आप देख लो कि $1000 के हिसाब से फंड अलॉट किया जाता है पर्टिकुलर उस जियो पार्क को। तो कितना फंड अलॉट करना है, 1000 से ज़्यादा करना है कि 1000 से कम करना है कि नहीं करना? या कोई जियो पार्क जिसको दर्जा दिया गया है, तो उसका दर्जा खत्म करना है या उसका दर्जा आगे बढ़ाना है? या फिर कोई नया आवेदन आया है मान लो जियो पार्क का, जैसे भारत ने आवेदन किया जियो पार्क के लिए, तो फिर भारत में वो उस जियो पार्क को बनाना है कि नहीं बनाना? ये सारे डिसीजन लेने का काम कौन करता है? ग्लोबल जियो पार्क काउंसिल। ठीक है? तो बस एक आपसे ये भी ध्यान रखना है, ये यूनेस्को को डिसीजन लेके यूनेस्को को रिकमेंड करती है, फिर यूनेस्को फाइनल डिसीजन लेता है ना? तो एक आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले मान लो कि नए और वापस रीवैलिडेशन, मतलब है ना, पुनर्विधिकरण का मतलब होता है वापस। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के निर्णय लेने वाली संस्था है। यह रणनीति योजना पर महानिदेशक को सलाह देती है और साथ ही जो भी एक प्रोग्राम चल रहा है 1972 से, इंटरनेशनल जियो साइंस और जियो पार्क प्रोग्राम करके। तो ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उन गतिविधियों का क्रियान्वयन भी ये करती है ना? 3 पॉइंट अपने को याद रखना है 30 शब्दों के लिए। पहला, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क क्या है? दूसरा, ग्लोबल जियो पार्क काउंसिल क्या है? फिर अपना ग्लोबल जियो पार्क क्या है? उसकी वैधानिकता कितने समय की रहती है और वो कब से शुरू हुआ है? वो सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है, ठीक है? एक बार के लिए कुछ फैक्चुअल ज़्यादा है, तो मैं पूछ लेता हूँ थोड़ा बहुत, है ना? जल्दी से बताना। जियो पार्क पहला हमने पढ़ा क्या है? कितने साल के लिए दिया जाता है? फटाफट से बताओ देखिए। 4 साल के लिए दिया जाता है और 4 साल के लिए जब इसको ये नेटवर्क का दर्जा देते हैं, तो इसको मतलब वापस से रीवैलिडेट करवाने के लिए हम 3 व्यवस्थाएँ देखते हैं। वो 3 व्यवस्थाएँ कौन-सी है? है ना? ग्रीन, येलो और रेड वाली। जब रीवैलिडेशन का टाइम आता है ना, तो उस दौरान ही देखा जाता है कि ग्रीन दिया जाए, येलो दिया जाए या रेड दिया जाए, ठीक है ना? वर्तमान में कितने देशों में टोटल जियो पार्क्स? 44 देशों में है, ठीक है? और 44 देशों के कितने हैं? लगभग 169 जो है वो आपके जियो पार्क्स बने हुए हैं, ठीक है? और अगर मैं ये कहूँ कि इनका प्रबंधन कौन करता है? प्रबंधन कौन करता है? कोई भी नेशनल लेवल की एजेंसी जो होगी, जो कानूनी मान्यता प्राप्त है, वो इसका प्रबंधन करती है, ठीक है? पर वो प्रबंधन किसके साथ करती है ना? तो वो 2 चीज़ों के साथ में मिलकर करती है। एक स्थानीय समुदाय के साथ में मिलके, है ना? और एक किसके साथ में? जीजीएन के साथ में मिलके, ठीक है? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कब से शुरू हुआ था? मतलब इस कॉन्सेप्ट पर वर्क किसके कब से शुरू किया गया? 2001 से स्पेशली इस कॉन्सेप्ट पर वर्क शुरू हुआ था। लेकिन एग्ज़ैक्टली पहली बार दर्जा कब मिला? 2004 में मिला। 2004 में ऐसा क्या हुआ था? तो हम कहेंगे जीजीएन की स्थापना हुई थी, है ना? किसकी स्थापना हुई थी? गुड। अब जीजीएन क्या है? तो जीजीएन स्पेशली एक गैर लाभकारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनके प्रबंधन के लिए, है ना, और इनसे रिलेटेड सलाह-मशवरा करने के लिए, मानक तय करने के लिए स्पेशली एस्टेब्लिश किया गया था, है ना? कब किया गया था? 2004 में किया गया था। हर 2 साल में इसकी बैठक होती है ना? और वो बैठक लास्ट कहाँ पर शेड्यूल की गई थी? दक्षिणी कोरिया में की गई थी, है ना? बस आप इतना याद रख लेना। उसका एक आइलैंड है, जो जियो पार्क बना हुआ है ना? तो उस आइलैंड पर हुई थी, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाई है। कोरोना की वजह से उसे कैंसल कर दिया गया था उस टाइम। फिर हम एक पढ़े जियो पार्क काउंसिल को लेके, हाँ 9 थी वो, है ना? एक पढ़े हम जियो पार्क काउंसिल को लेके, तो वो जियो पार्क काउंसिल क्या है? तो जियो पार्क काउंसिल जो है वो एक सुप्रीम बॉडी है यूनेस्को के तहत स्पेशली, जो जियो पार्क से रिलेटेड निर्णय लेती है। निर्णय कौन-कौन से निर्णय लेती है? जैसे रिन्यू करना है कि मतलब उसे वो देना है, मतलब दर्जा देना ही है, या फिर और जैसे फंड से रिलेटेड रिकमेंडेशंस करने की, या फिर जो पहले से ही जियो पार्क करके प्रोग्राम चल रहा है, इंटरनेशनल जियो साइंस एंड जियो पार्क प्रोग्राम, उसके तहत जो कार्य किए जा रहे हैं उसका क्रियान्वयन करना, वो सब उसी काउंसिल का काम है, ठीक है? आईजीजीपी का। तो ये समझ में आ गया? ये छोटे-मोटे फैक्ट हमने डिस्कशन करनी है। अब जियो पार्क की अगर मैं एक बेसिक बात करूँ कि जियो पार्क क्या होता है, तो एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का होता है, ठीक है? और इसका संरक्षण किस आधार पर किया जाता है? शिक्षा, अनुसंधान,
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पर, है ना, इसके संरक्षण का प्रबंध किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। बस यही है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसे शिक्षा, सतत विकास और अनुसंधान के बेसिस पर स्पेशली प्रबंधित किया जाता है। जियो पार्क कहलाता है। जियो पार्क में स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ में स्पेशली, है ना, ये कार्य किया जाता है। फिर अगला अगर अपन कहें कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती है, तो जो पृथ्वी के इतिहास को दिखाता है, पृथ्वी के विकास को दर्शाता है, उसकी भू प्रक्रियाओं को दिखाता है, वो ऐसे मतलब बहुत ही रेयरनेस को दिखाता है पृथ्वी की, है ना, ऐसे दृश्यों को शो करता है या उसकी ब्यूटी को शो करता है, वो सब जियो पार्क में आता है। ठीक है ना? वो सब अपन मेंशन कर सकते हैं इसके साथ। क्लियर? हाँ, दुर्लभता, सुंदरता इन सबको। अब देखो, अगर मान लो कोई जियो पार्क का दर्जा दिया गया, दर्जा पहले तो कौन-कौन से, है ना, क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर दर्जा दिया जाता है। तो एक छोटी-सी स्ट्रक्चर है, वैसे हमें याद नहीं रखना है। दर्जा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, दर्जे का नहीं पूछते, संभावनाएँ पूछेंगे तो संभावनाएँ अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी अपन एक बार छोटी-सी बात कर लेते हैं। एक तो जो भी दर्जा दिया जाए ना, वो दर्जा स्पेशली जिस भी क्षेत्र को दिया जाएगा ना, वो एक तो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। उसका एक अपना क्षेत्र होना चाहिए कि वो कितने क्षेत्र को दर्जा मिलेगा। जैसे मान लो राजस्थान सरकार रिकमेंड करे, राजस्थान सरकार अपनी तरफ से भारत सरकार को भेजे और भारत सरकार यूनेस्को को भेजे। तो फिर ऐसा नहीं हो कि वो ऐसे बता दे कि हाँ भाई जाओ जोधपुर में, है ना, जाके जियो पार्क बनाना है, जयपुर में जियो पार्क बनाना है। एक प्रॉपर प्लेस बताओ कि कौन सा इलाका स्पेशली जियो पार्क बनाया जाएगा। तो एक निश्चित इलाका होना चाहिए। और अगर मान लो उसका इलाका जो है, वो यूनेस्को के किसी और टैग से स्पेशली कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे मान लो हो सकता है ना कि यूनेस्को तो ये भी कहता है कि ये बायो हेरिटेज साइट्स का भी दर्जा देता है वो तो, है ना? कल्चरल हेरिटेज साइट का भी दर्जा देता है वो तो। देता है कि नहीं देता वो तो, है ना? तो उनका दर्जा तो वो भी रहता है, यूनेस्को बायो हेरिटेज साइट्स हो गई या कल्चरल हेरिटेज साइट हो गई। तो अगर मान लो ऐसा कुछ कंडीशंस आती है कि जियो पार्क इनकी टेरिटरी को, है ना, ओवरलैप कर रहा है, तो फिर ये मानक भी बताने पड़ेंगे साथ के साथ में कि भई आप, है ना, जियो पार्क को उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या करोगे? समझ रहे हो? भाई जैसे मान लो एक इलाका है और वो हो गया आपका कोई नेशनल पार्क और वो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में आ गया मान लो। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में, जैसे अपने राजस्थान की बात करते हैं, अपने थार डेजर्ट को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया। अब उस दौरान हम अक्कलकोट फॉसिल्स पार्क वाले इलाके को बोलें कि वो जियो पार्क बने मतलब। तो लेकिन वो जियो पार्क बनेगा तो फिर बायोस्फीयर रिजर्व की जो विशेषताएँ हैं और जियो पार्क की जो विशेषताएँ हैं वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। आप कैसे कर पाओगे मैनेज मतलब? जियो पार्क का अपना खुद का होना चाहिए कुछ इलाका ऐसा, है ना? जहाँ शोध हो, अनुसंधान हो, क्योंकि वो कहीं न कहीं एनवायरनमेंट से रिलेटेड इतना नहीं है ना? वहाँ शोध अनुसंधान सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि वो इलाका इसीलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि शोध और अनुसंधान किया जा सके, है ना? तो शोध और अनुसंधान हो, और अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हो या नेशनल पार्क बना रहे हो तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ शोध और अनुसंधान नहीं किया जा सकता। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो फिर सरकार को कुछ ऐसे मानक तय करने पड़ेंगे जिसके बेसिस पर जियो पार्क की अपनी विशेषता हो। कोई व्यक्ति वहाँ जाए तो ये सोच के जाए कि मैं जियो पार्क में जा रहा हूँ, है ना? समझ रहे हो? ऐसे नहीं है कि मैं बायोस्फीयर रिजर्व में जा रहा हूँ। वो ये सोच के पहले ही दिमाग में भाई हाँ, जियो पार्क में जा रहे हैं मतलब। तो उसकी खुद की पहचान हो मतलब। तो उसकी पहचान सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए, ठीक है? तो वो मानक भी बताएगी मतलब सरकार, अगर ऐसा इलाका कोई आता है तो। दूसरा दूसरा अगर मैं कहूँ कि लोकल इन्वॉल्वमेंट के साथ में स्पेशली जो इसका मैनेजमेंट होगा, वो पहले ही बताना पड़ेगा यूनेस्को को कि आप लोकल लोगों के साथ में इसका मैनेजमेंट जो करोगे वो किस वे में होगा मतलब। वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, तब जाके, है ना, यूनेस्को उसे दर्जा देने की बात करेगा। साथ ही साथ फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन किस वे में होगा, है ना? मतलब वो व्यवस्थाएँ की जाएगी। भाई वहाँ पर मेनली इस पार्क को स्पेशली इसलिए स्थापित किया जा रहा है ताकि वो प्रॉपर वे में वहाँ शोध और अनुसंधान हो सके। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के मानक बताने पड़ेंगे कि आप कैसे करोगे, मतलब कैसे इसको कंजर्व करोगे, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। ग्लोबल रिलेशनशिप का मतलब है कि जब उसे दर्जा दिया जाता है तो यूनेस्को की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, है ना? लोग वहाँ आना-जाना होता रहे, मतलब जियो पार्क को लेके स्टडीज़ चले, वैसी कुछ बातें भी स्पेशली सरकार बताएगी मतलब। और साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहाँ लोग रहते हैं, उनके आर्थिक विकास के लिए क्या करोगे मतलब, ठीक है? तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, ठीक है? और फिर देखो वो प्रॉपर इलाका तो होता ही है, फिर कमेटी आती है, वो देखती है, जाँच करती है ना? कि इस पार्क को दर्जा दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। फिर अगर दिया जाता है तो अच्छी बात है ना? नहीं वो नहीं तो वो नहीं होता है। ठीक वैसे ही होता है जैसे हम हमारी जो साइट्स होती है ना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह हो रही है, उनको दर्जा मिलता है वैसे ही वो पहले जाँच करने आते हैं, फिर उसके बाद में वो मीटिंग में बैठते हैं, फिर वहाँ चर्चा करते हैं कि देना है कि नहीं देना, फिर वोटिंग होती है, फिर बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है, तो वो वैसे ही चलेगा इसमें भी, ठीक है ना? पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ ना। ठीक है, समझ गए कि भाई क्या करना है, मतलब अगर कोई जाता है, क्या-क्या लाभ हो सकते हैं? तो देखो, जनरल हम ये समझ लिए कि अगर जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दे रहे हैं, एक लाभ तो यही रहेगा कि वो भौगोलिक क्षेत्र जो है वो संरक्षित हो जाएगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि उसे संरक्षित किया जाएगा, प्रोटेक्शन का मेजर्स बताने पड़ेंगे तो संरक्षित होगा अपने आप ही, भूदृश्य संरक्षित हो जाएगा, एक चीज़। दूसरा, शिक्षा और अनुसंधान बढ़ेगा, इतना तो अपन ने समझ ही लिया, है ना? कि भाई शिक्षा और अनुसंधान बढ़ेगा, है ना? और एक मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षा और अनुसंधान बढ़ने से, है ना, एक नए विचार, नए थॉट्स ये सब डेवलप होंगे मतलब, है ना, अपने आप ही। फिर उसके बाद में अपन कह सकते हैं कि टूरिज़्म बिल्कुल, है ना? तो उस पर्टिकुलर इलाके में टूरिज़्म बढ़ेगा, है ना? टूरिज़्म बढ़ेगा तो उस आस-पास के स्थानीय समुदाय को रोज़गार मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, है ना? स्थानीय समुदाय को रोज़गार मिलेगा और साथ ही साथ उसकी पहचान जो है, वो इंटरनेशनल लेवल पर होगी। वो इलाका इंटरनेशनली जाना जाएगा मतलब, ठीक है? टूरिज़्म बढ़ेगा, वो जाना जाएगा, इसी वजह से उसे वैश्विक पहचान मिल जाएगी और साथ ही साथ रोज़गार। अगर किसी स्थानीय समुदाय को रोज़गार मिलता है, तो उसका विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। ये लो आर्थिक विकास होगा, ठीक है? कोई भी जियो पार्क का दर्जा मिलने पर सोचो कि कितनी एजेंसीज़ इससे जुड़ी रहती है, पर्यटन संस्थाएँ इससे जुड़ जाती है, स्थानीय समुदाय इससे जुड़ जाता है, इंडस्ट्रीज़ इससे जुड़ जाती है, विश्वविद्यालय इससे जुड़ जाते हैं, इससे कितनी पार्टीज़ जुड़ी हुई है। सभी को लेवल पर स्पेशली जियो पार्क को फ़ायदा होना ही है ना? तो जियो पार्क के क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आप सोचना कि कोई भी पर्टिकुलर स्थान को अगर चिह्नित किया जाता है, तो उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना? बस, तो अब देखो लाभ अगर मैं कहूँ, बेसिक लाभ जो मैंने लिखे हैं,
एक तो वहाँ के संसाधन सुरक्षित रहेंगे, राजस्व का नया स्रोत उत्पन्न होगा उस क्षेत्र में, नवीन स्थानीय उद्यम, नई नौकरियाँ, उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है तो पर्यटन बढ़ता है, स्थानीय समुदाय सशक्त होते हैं, क्योंकि स्पेशली यूनेस्को जो है, वो स्थानीय समुदायों के साथ में मिलके ही ये कार्य करता है ना? भू-मालिक समुदाय जो सामुदायिक समूह जो होते हैं, पर्यटन सेवा प्रदाता जो होते हैं, उन सबके साथ में मिलकर काम किया जाता है प्रॉपर्ली, तो सबका ही विकास होगा, है ना? उस पर्टिकुलर क्षेत्र का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है? तो ये आप पढ़ने के लिए ठीक है, बाकी तो समझ तो लिए ही हो आप, है ना? तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिख देना कि किसी भी क्षेत्र को अगर जियो पार्क का दर्जा दिया जाता है, तो इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब अगला देखते हैं अपन। 2-3 डेफिनेशन सबसे अपन से ना 20-20 शब्दों में पूछी जा सकती है। जैसे भू विविधता क्या होती है? यानी कि जियो डाइवर्सिटी क्या है? या पूछ सकते हैं कि जियो हेरिटेज स्थल क्या होता है? क्योंकि वो तो लिखा हुआ है जियो हेरिटेज तो अपने, है ना? और एक होता है जियो टूरिज्म क्या होता है? तीनों चीज़ें हैं। डेफिनेशंस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि भू विविधता क्या है? तो पृथ्वी की सामग्रियाँ, मतलब सामग्री मतलब जो भी चीज़ें मतलब पृथ्वी पर है वो सारी, और उनके रूप जो है, यानी कि जो भी जितनी भी चीज़ें उनके रूप क्या-क्या है? जैसे कोई खनिज है, कोई चट्टान है, कोई जीवाश्म है, कोई स्थलाकृति है, कोई अवसाद है, सेडिमेंट्स है ना? जल है या मिट्टी है, उन सब में पाई जाने वाली विविधता को क्या कहा जाता है? भू विविधता कहा जाता है। ठीक है? यानी कि पृथ्वी की सामग्रियाँ और उनके रूपों में पाई जाने वाली विविधता को भू विविधता कह रहे हैं। अब उनके रूप क्या है? हो सकता है कि वो खनिज के रूप में हो, चट्टान के रूप में हो, जीवाश्म के रूप में, स्थलाकृति के रूप में, अवसाद के रूप में, जल के रूप में, मिट्टी के रूप में, किसी भी रूप में। ठीक है? बस। इसकी वजह से क्या होता है? पृथ्वी की उत्पत्ति की निर्माण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। हाँ? ये तो हो गई भू विविधता। एक सीधी-सीधी डेफिनेशन पूछ लेता हूँ। दूसरा आता है भू विरासत स्थल क्या होते हैं? जियो हेरिटेज साइट क्या है? वो हाँ, जियो हेरिटेज साइट क्या होती है? तो देखो वैज्ञानिक, शैक्षणिक और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थल जो पृथ्वी के विकास और पृथ्वी विज्ञान के इतिहास को दिखाते हैं। कोई भी ऐसे स्थल जो वैज्ञानिक, शैक्षणिक और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से है और साथ ही पृथ्वी के विकास और उसके इतिहास को दिखा रहे हैं। बात जियो पार्क जैसी है ना? लेकिन जियो पार्क की एग्जैक्ट डेफिनेशन वो है ना? और भू विरासत की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है ना? इस वजह से थोड़ा-सा मतलब अपने को ऐसा शब्दों का हेर-फेर है, बाकी और कुछ नहीं है। उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन यूनेस्को वाली है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है ना, वो अपने जीएसआई की है ना? क्योंकि इसको प्रबंधित करने का और इसको चिह्नित करने का काम जो करता है, वो जीएसआई करता है ना? यूनेस्को नहीं करता, जीएसआई करता है। यूनेस्को का कोई हेरिटेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, जीएसआई का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? समझ में आ गया? अपने सिलेबस में जो लिखा हुआ है ना, यूनेस्को जियो पार्क एंड जियो हेरिटेज, तो वो यूनेस्को के जियो पार्क एक अलग चीज़ है और एंड जियो हेरिटेज अलग चीज़ है ना? तो ये जियो हेरिटेज अपना जीएसआई का है ना? जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला। तो वो चिन्हित करता है कि अपने क्षेत्र में कौन-कौन से जियो हेरिटेज बने हुए हैं, और आप देखोगे कि भारत में जियो हेरिटेज तो है लेकिन जियो पार्क नहीं है ना? आप देखोगे कि राजस्थान में जियो हेरिटेज तो है लेकिन जियो पार्क जैसी कोई चीज़ नहीं है। राजस्थान में टोटल 12 जियो पार्क्स हैं, वो जियो हेरिटेज है। ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, जियो पार्क बड़ा कॉन्सेप्ट है ना? जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे नेशनल पार्क है और फिर उस नेशनल पार्क को हम बायोस्फीयर रिजर्व बना दें, तो वो वाला। जैसे राजस्थान में कोई बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं है लेकिन नेशनल पार्क है ना? अब बायोस्फीयर रिजर्व बना दोगे तो वो नेशनल पार्क में भी इलाके में हो सकता है या वो उस इलाके में ना भी हो मतलब, है ना? तो वो चल जाएगा। जैसे जियो हेरिटेज साइट एक पर्टिकुलर क्षेत्र है और उसके आस-पास के और कई सारे इलाकों को चिह्नित करके और फिर जैसे मान लो अजमेर के किसी बड़े इलाके को है ना, जियो पार्क बनाना है, तो वो जियो पार्क हो जाएगा। जैसे जोधपुर के किसी बड़े इलाके को जियो पार्क बनाना है, वो जियो पार्क हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे चलेगा। हाँ। साइट तो कुछ भी हो सकती है, साइट तो छोटा-सा इलाका भी हो सकता है। भाई एक छोटा-सा स्थल है, जिस स्थल को संरक्षित कर किया जाने का प्रयास कर रही है जीएसआई। चलिए, अब देखते हैं अपन कि ये ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो चिन्हित करता है इसको, और ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1851 में एंड अटैच्ड ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। वर्तमान में इसकी स्थिति ये है कि जो हमारा खनिज मंत्रालय है, उस खनिज मंत्रालय के तहत एक ऑफिस के रूप में काम करता है जीएसआई, है ना? और इसके 1851 में स्थापना हुई थी। ये इन स्थलों की पहचान करता है, इनको प्रबंधित करता है, इन्हें संरक्षित करने का कार्य करता है और टूरिज्म को प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है। अब टूरिज्म क्या है? भू पर्यटन क्या होता है? तो टूरिज्म कुछ नहीं है, सिंपल सा कि ये जो भी जियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, इस कैरेक्टर्स से जब हम, है ना, इसकी जो सौंदर्यता है, इसकी जो एक तरीके से हम इसकी दुर्लभता है, इस दुर्लभता के लिए अगर हम कोई आर्थिक चीजें डेवलप कर लें, मतलब कोई इकोनॉमिक चीजें डेवलप कर लें, ताकि हमें वहां से राजस्व इकट्ठा होना शुरू हो जाए, वही टूरिज्म और कुछ नहीं है। ठीक है? यानी कि उस जियो भौगोलिक क्षेत्र से हमने क्या किया, एक इकोनॉमिक चीज जनरेट कर लिया है, तो हमने टूरिज्म बना दिया है उसे। टूरिज्म दैट सस्टेन एंड एनहांस द आपके जियोग्राफिकल कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस, यानी कि उस पर्टिकुलर प्लेस के जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको एनहांस करने का काम कर रहा है। उसे संरक्षित तो किया ही है, लेकिन उसके साथ-साथ वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस डेवलप करके हमने उसे एनहांस कर दिया, उसे बढ़ा दिया है। बस आप इतना सा याद रख लो, इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनिशन नहीं होती। बस आप इसे ऐसे याद रखो कि किसी भी भू-भौगोलिक क्षेत्र, उसकी सौंदर्यता, उसकी जो पृथ्वी के विकास की जो चीज़ें चरण चलते हैं, उनको स्पेशली दिखाने के लिए या वहाँ पर शोध और अनुसंधान के लिए, है ना? जो आर्थिक राजस्व प्राप्त किया जाता है या जो राजस्व प्राप्त करने का जो तरीका है, वो पर्यटन है मतलब। वहाँ लोगों को बुलाया जा रहा है, आकर्षित किया जा रहा है उसके प्रति कि आप यहाँ आओ और यहाँ आके अनुसंधान करो, देखो, तो अपने आप ही भू पर्यटन बढ़ता है। ठीक है? जैसे हमारे शिव सिंह राठौर साहब जो है वो बार-बार हाइड्रो जियो पर्यटन के बारे में बार-बार बातें कर रहे हैं। जैसे मैं उनका एक वो अखबार की कटिंग बताता हूँ आपको। उनका ये कॉन्सेप्ट है कि वो है ना हाइड्रो जियो टूरिज्म की बात करना चाहते हैं और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, है ना? देखो, हाल ही में यूनेस्को ने हाइड्रो जियो टूरिज्म को जियो पार्क का एक अभिन्न अंग है। ये कह रहे हैं कि जियो पार्क का अभिन्न अंग है हाइड्रो जियो टूरिज्म। ये है प्राकृतिक और मानव निर्मित भौगोलिक स्थलों जैसे समुद्र, नदियों, झीलों, झालरों, बावड़ियों और उसके आस-पास पर्यटन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विशेष रूप से भू-विज्ञान और भू-जल विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। ठीक है? हाँ, इन्होंने एक वीडियो भी डाला था हाइड्रो जियो टूरिज्म का अजमेर के आना सागर झील का। हाइड्रो मतलब जल
है ना? जियो मतलब भौगोलिक क्षेत्र और वहाँ पर टूरिज़्म डेवलप करना है। तो ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक और मानव निर्मित भौगोलिक स्थलों जैसे समुद्र, नदियों, झीलों, झादरों, बावड़ियों और उसके आस-पास के पर्यटन के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। तो हम उन झीलों को इस तरीके से तैयार करें, उन झादरों को, उन बावड़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वहाँ पर पर्यटन डेवलप हो सके। वहाँ पर टूरिज़्म के लिए लोगों को बुलाया जा सके। है ना? तो बस यही होता है टूरिज़्म और कुछ नहीं है। तो हाइड्रो जियो टूरिज़्म उस भौगोलिक क्षेत्र को डेवलप करके और लोगों को आकर्षित करने का तरीका। इससे वो झीलों का संरक्षण भी होगा और साथ ही साथ स्थानीय समुदाय को रोजगार भी मिलेंगे, है ना? और लोग भी वहाँ पहुँचेंगे। तो इसके लिए हमें अलग-अलग व्यवस्थाएँ करनी पड़ेगी। वहाँ पर हमें उस झील की कोई कुछ ऐसी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि ताकि उसके कोई ऐतिहासिक महत्व है, उस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र का महत्व है, उसका संस्कृति से जुड़ाव, कुछ भी मतलब कि वहाँ के लोगों से कैसे जुड़ाव रहा है, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है, वो सब चीज़ें जब हम बताएँगे, जब हम प्रमोट करेंगे, तभी तो टूरिज़्म आएगा। ठीक है ना? ये बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नया है। अगर आप गूगल करोगे, तो इनके अलावा कोई नहीं बोलता है कि हाइड्रो जियो टूरिज़्म क्या होता है। ठीक है ना? तो ये मैं बोल रहा हूँ कि इसको याद रख लेना, क्या पता कि ये क्वेश्चन पूछ ले और इसको लेके ये ना 2-3 बार वीडियो डाल चुके हैं और 3-4 बार है ना पोस्ट कर चुके हैं ट्विटर पे। तो क्वेश्चन में आ ही सकता है ना? अगर ये पेपर सेट करके गए, तो फिर मामला बन सकता है। क्योंकि इनके अलावा आप गूगल करके देखना एक बार कि इनके अलावा हाइड्रो जियो टूरिज़्म कोई नहीं बताता। अगर आप गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, किसी का ही नहीं आएगा, इन्हीं का ही आएगा। इन्हों से 4-5 दिन से ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेके। ठीक है? अभी 3 दिन पहले वीडियो पोस्ट किया था इन्होंने। ठीक है? तो लिख लो एक बार कि हाइड्रो जियो टूरिज़्म जियो पार्क का एक अभिन्न अंग है। ठीक है? एक एक लाइन में। यह एक प्राकृतिक और मानव निर्मित भौगोलिक स्थल जैसे समुद्र हो गया, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, झालरे हो गए, बावड़ियाँ हो गई और उसके आस-पास का जो क्षेत्र है, उसे पर्यटन के रूप में परिभाषित करता है। हाइड्रो जियो टूरिज़्म यही है बस और कुछ नहीं। हाँ? अब जियो टूरिज़्म क्या है? इसमें हाइड्रो हटा दो बाकी वही कि पृथ्वी के भूविज्ञान का जानकारी देने वाले कोई भौगोलिक कोई शानदार भूदृश्य हो या फिर कोई ऐसा कोई अलग ही ब्यूटी हो मतलब भौगोलिक ब्यूटी हो, तो उन इलाकों में स्पेशली पर्यटन के रूप में डेवलप करना, जियो टूरिज़्म कहलाता है कुछ नहीं, उससे इकोनॉमिक लाभ लेना। कहते हैं कि हाइड्रो जियो साइट्स पर पृथ्वी विज्ञान की समझ के माध्यम से पर्यटन, पर्यावरण, संस्कृति, सौंदर्य शास्त्र, आर्थिक, सामाजिक विरासत को बढ़ावा मिलता है। जब पर्यटक इन हाइड्रो जियो साइट्स की यात्रा करते हैं, तो भूजल विज्ञान और वहाँ के अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभवों की तलाश करते हैं। जोधपुर में झीलों और तालाबों जैसे लगभग 20 प्राकृतिक जलाशय हैं। 100 से अधिक झालरें और बावड़ियाँ हैं, जो जोधपुर को दुनिया का महत्वपूर्ण भूजल पर्यटन स्थल बना सकते हैं। इनके संरक्षण के बाद इनमें भूजल पर्यटन के माध्यम से पर्यटन के लिए इनका उपयोग करने की काफ़ी संभावनाएँ हैं। डॉक्टर शिव सिंह राठौड़, अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग। काफ़ी ले सबकी जो खबरें हैं वो सारी मैं निचोड़ लेके आ गया ना, आप बस टेंशन मत लो। इसको पढ़ लेना पीडीएफ डाउनलोड करके और कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता, फिर सारा ही कवर हो जाएगा अपना। अब मैं बात करूँगा राजस्थान में संभावनाएँ क्या है ना? अब तक जितनी खबरें आई है उन सबसे स्पेशली निचोड़ लेके और हम राजस्थान की संभावनाओं को डिस्कस कर लेंगे कि राजस्थान में स्पेशली जियो पार्क और जियो हेरिटेज की क्या संभावना है। एक बार के लिए हम इसको थोड़ा-सा सेग्रीगेट करते हैं कि अबे क्या-क्या पढ़ना है मतलब और अपने को लिखना है तो क्या-क्या लिखना है। देखो क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकते हैं। राजस्थान में जियो हेरिटेज साइट्स डायरेक्ट पूछ ले आपसे है ना, कि बताइए राजस्थान जियो हेरिटेज साइट कौन-कौन सी है? तो अपने को फिर वो 12 साइट्स है ना, वो याद करनी है, वो 100 शब्दों का क्वेश्चन आया, ये लिख देंगे। अब तक उसको मैं पढ़ाता था लेकिन वहाँ से क्वेश्चन्स नहीं पूछा जाता था, है ना? लेकिन अब मुझे लगता है कि वो है ना, वो पढ़ाना बेनिफिशियल हुआ है ना? कि वहाँ से अब क्वेश्चन जो है सीधा-सीधा डायरेक्टली पूछा ही जाएगा मतलब, है ना? तो ये 12 जियो हेरिटेज साइट आपको अच्छे से याद करवा देंगे अभी, याद हो जाएगी एकदम, है ना? एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि राजस्थान में जियो पार्क की संभावनाएँ क्या है? जब संभावनाओं की बात आई ना, तो अपने को ये 12 साइट्स तो है ही मतलब पहले से ही। इसके अलावा भी हमें और संभावनाएँ देखनी है कि कौन-कौन से इलाकों में हो सकती है मतलब, है ना? ऐसा। अपन एक बार इमेजिन करते हैं ना, आप लोग भी आपके आस-पास के इलाकों में कुछ हो ना, तो वो पोस्ट एक बार फटाफट से बता देना वहाँ पे ना कमेंट में, मैं उसको भी लिख लूँगा। देखो जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसलमेर में अगर अपन बात करें, आप देखोगे कि जैसलमेर में एक तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क है ना? जियो हेरिटेज साइट के रूप में या जियो हेरिटेज पार्क के रूप में स्पेशली उसे डेवलप किया जा सकता है। दूसरा अगर मैं कहूँ कि जैसलमेर के ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पर कहीं पर मई मक्खी के जीवाश्म मिले हैं, कहीं पर शार्क के जीवाश्म मिले हैं, कहीं पर डायनासोर जैसे अभी थाइयाट गाँव करके एक जगह थी, वहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, ठीक है? ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशली जियोलॉजिकल कोई न कोई प्रक्रिया को दिखा रही है ना? क्योंकि यहाँ पहले कभी दलदली क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पहले कभी पानी का इलाका हुआ करता था या यहाँ पहले कभी कोई जंगली इलाका हुआ करता था, ठीक है? कहीं न कहीं इन चीज़ों को दिखाती है और साथ ही आकलवुड फॉसिल्स पार्क तो जंगल को दिखाता ही दिखाता है, कि वहाँ पर हमें 25 बड़े लकड़ी के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो ये जो पूरा इलाका है ना? कुलधरा में भी बिल्कुल है ना? वहाँ से हमें कई ऐसे पुराने तत्व मिलते हैं। साथ ही साथ है ना, वहाँ की चट्टानें हमारे ठीक है? ऐसी चट्टानें मिलती है जो चट्टानें स्पेशली कभी पानी के नीचे रही होगी ऐसे हमें प्रमाण देती है और साथ ही साथ विशाल भूजल भंडार, है ना? है कि नहीं? जुरासिक काल के स्पेशली विशाल भूजल भंडार मिलते हैं अपने को चांदन नल गाँव वगैरह और वो चांदन नलकूप वगैरह और ये है। तो वो कहीं न कहीं ये चीज़ ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसलमेर में ना जियो पार्क की संभावनाएँ खूब है मतलब, है ना? एक तो ये हो गया अपना जैसलमेर। दूसरा मैं बाड़मेर की तरफ चलता हूँ, बाड़मेर जालोर को एक जगह लेते हैं। रेगिस्तान में बड़े लेवल पर, है ना? एक तो तेल का जमाव, है ना? ये कहीं न कहीं अपने आप में ये दिखाता है कि मतलब मामला तो है तगड़ा वाला कि यहाँ पर तेल कैसे बना मतलब, है ना? और इस चीज़ को स्पेशली कि यहाँ सेडिमेंट रॉक्स कैसे आई, तो ये किसी सी के प्रमाण दे रहे हैं बिल्कुल, है ना? एक तो ये तेल का जमाव। दूसरा अगर मैं कहूँ कि हमारे वहाँ पर हल्देश्वर और नाकोड़ा 56 पहाड़ियों का एक समूह है मतलब और उन 56 पहाड़ियों के समूह में ना 56 पहाड़ियों के समूह में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे छत्रक शिला, जिसे अपन मशरूम रॉक बोलते हैं, वो मशरूम रॉक्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको इनसेल वर्ग देखने को मिलेंगे। सुंडा पर्वत वगैरह और ये इलाके इनसेल वर्ग के उदाहरण है मतलब।
ठीक है, तो ये इनसॉइल बर्फ देखने को मिलेंगे और साथ ही मालानी रायोलाइट यानी कि जोधपुर से लेकर उस क्षेत्र तक स्पेशली ज्वालामुखी फैलाव हो रखा था। ज्वालामुखी से निकली हुई कई सारी चीजें वहां पर फैली हुई है। तो वो सब चीजें स्पेशली हमें दिखाती है कि बाड़मेर जालोर वाले क्षेत्र में भी जियोपार्क बनने की संभावनाएं है। ठीक है ना, एक हो गया। अब अगर आप अपन चलें जैसे मान लो 12 वाले क्षेत्र में, 12 वाले क्षेत्र में पार्वती और एक बारवती नदी है। इन दोनों नदियों के बीच में स्पेशली एक गोलाकार, मतलब गोलाकार तो नहीं है, घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां अपने को यहाँ पर मिलती है। क्रेटर झील है। क्रेटर झील कहीं न कहीं एक ऐसी स्ट्रक्चर को दिखा रही है, एक ऐसी संरचना को दिखाती है जो जियोलॉजिकली मार्वल है अपने आप में, ठीक है? और दूसरा उसी क्षेत्र के आस-पास से चलो आप, है ना? चित्तौड़गढ़ से लेके और धौलपुर के इलाके तक अपने एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ठीक है? पूरा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जैसे आप सवाई माधोपुर जाओगे, तो सवाई माधोपुर वाले इलाके में रणथंभौर के किले से आपको एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इज़िली दिख जाएगा। क्योंकि आप जब रणथंभौर का किला पढ़ते होंगे तो वहाँ पर एक शब्द पढ़ते हो कि ये चारों तरफ से प्राकृतिक खाई से घिरा हुआ है मतलब। तो वो प्राकृतिक खाई कौन-सी है? वो प्राकृतिक खाई यही है मतलब, है ना? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ही है वो। ठीक है? इसके अलावा बूंदी वाला इलाका, जहाँ पर सतूर नाम की एक जगह है और उस सतूर नाम की जगह पर स्पेशली इसे जियो हेरिटेज साइट के रूप में दर्जा दिया गया है मतलब, ये रामगढ़ बारा का। तो आप कह सकते हो ना कि हाड़ौती में जियोलॉजिकल मार्वल तो है ही मतलब इतना। फिर विंध्यन चट्टानें हैं, भादुरा जीवाश्म है वहाँ पर, जो भीलवाड़ा से मिलता है अपने को वहाँ पर, है ना? वो पूरा इलाका, तो वो अपने आप में, और फिर इतने बड़े लेवल पर सैंडस्टोन के जमाव, है ना? इतने बड़े मतलब सैंडस्टोन इतना है मतलब वहाँ पर, तो उसके जमाव होना भी कहीं न कहीं हमें दिखा रहा है, और वो भी सैंडस्टोन क्या, लाइमस्टोन, है ना? कौन-सा, वो भी सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन। ये जो जमाव है ना सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन का, ये कहीं न कहीं जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंस रखता है कि ये जमाव कैसे हुआ। तो अपन कह सकते हैं कि ये इलाका अपने आप में ही, है ना, अपने जियो पार्क की संभावनाएँ डेवलप कर रहा है। फिर अपन चित्तौड़ में चलते हैं। चित्तौड़ में एक तो मेसा का पठार। मेसा एक अपने आप में स्ट्रक्चर होती है, जब किसी लावा जो होता है, उस लावा से निर्मित चट्टान को 2 नदी धाराओं के द्वारा काट दिया जाता है, तो ऐसे मेसा के पठार अपने को यहाँ पर मिलता है। फिर उसके बाद में अपने को यहाँ पर बोजुंदा नाम की एक जगह मिलती है। वो बोजुंदा नाम की जगह है ना, वहाँ स्ट्रोमेटोलाइट पार्क है मतलब। अभी मैं आपको वो समझाऊँगा स्ट्रोमेटोलाइट पार्क, लेकिन वो वहाँ पर पार्क है, और साथ ही ग्रेट बाउंड्री फोर्ट जो है ना, वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है? ग्रेट बाउंड्री फोर्ट भी यहीं से शुरू होता है। ये चीज़ें क्या बता रही हैं? ये चीज़ें बता रही है कि चित्तौड़गढ़ में भी जियो पार्क की संभावनाएँ विशाल है। ऐसे ही जोधपुर, ऐसे ही पाली, ऐसे ही किशनगढ़, ऐसे ही जयपुर, अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग चीज़ें, है ना? जब क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है बस, कि भाई क्या-क्या अपने को लिखना है उसमें, है ना? तो 12 तो वो याद रखेंगे ही रखेंगे, जो तो अपना ऑथेंटिक हो जाएँगे, कि ये तो अपने को करना ही करना है ना? और फिर इसके अलावा अपन क्वेश्चन को और तथ्य देने के लिए, है ना, एक्स्ट्रा में और याद रखेंगे। चलो, तो देखते हैं 12 कौन-कौन से वाले हैं। एक बार इस मैप को अच्छे से, जो केवल येलो है ना, वही अपने, है ना, जियो हेरिटेज साइट है। जीएसआई इसे चिन्हित करता है, जो भी अपन ने देख लिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, वो इसे चिन्हित करता है। कौन-कौन सी जियो हेरिटेज साइट है? किसी को भी नहीं मिला, है ना? अब इंडिया में तो इतनी है कि राजस्थान में इतनी है, तो इंडिया में कितनी हो सकती है साउथ में जाओगे तो आप, है ना? भयंकर है, लेकिन मिला, भारत सरकार ने प्रयास ही नहीं किया। अब प्रयास कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, है ना? तो जैसे गुजरात में मिल सकता है, राजस्थान में मिल सकता है 2-3 जगह, है ना? साउथ इंडिया में एक प्रयास किया जा रहा है, विशाखापट्टनम वाला इलाका, वहाँ पर मिट्टी के टीले हैं, रेड सैंडस्टोन के, है ना? तो उन मिट्टी के टीलों के लिए स्पेशली प्रयास कर रही है सरकार। तो देखो, एक तो हो गया अपने जोधपुर वाले इलाके में, देखते हैं ना। पहले तो यहाँ जैसलमेर में देखो ये वाला, ये है आकलवुड फॉसिल्स पार्क, है ना? एक पॉइंट। दूसरा अपन चलते हैं जोधपुर में। जोधपुर में एक तो है जोधपुर ग्रुप ऑफ मारानी इग्निशिया शूट्स, मतलब यानी कि मालानी ग्रुप की चट्टानें फैली हुई है, जो बाड़मेर तक जा रही है, आपके जोधपुर से बाड़मेर तक। लेकिन इसका पूरा नाम जो है ना, वो जोधपुर ग्रुप है। तो आप बस ये याद रखो कि जोधपुर ग्रुप की चट्टानें। फिर इन्हीं जोधपुर ग्रुप की चट्टानों में स्पेशली आपको मेहरानगढ़ की जो पहाड़ी वाला इलाका है ना, उसके आसपास के क्षेत्र में आपको बड़े लेवल पर, है ना, वेल्डेड टफ के उदाहरण मिलेंगे। ये सब मैं बताऊंगा अभी फोटोज के साथ साथ, है ना? लेकिन एक बार के लिए याद कर लेते हैं अपन कि जोधपुर में वेल्डेड टफ, जोधपुर में ही मालानी इग्नियस शूट करके, है ना, चट्टानों का पूरा ग्रुप है। तो वो पूरा का पूरा एक, और एक अपना आकलवुड फॉसिल्स पार्क हो गया। जोधपुर को छोड़ दो, बाप बोल्डर क्ले वाला इलाका जो है मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो जीएसआई के जियो हेरिटेज साइट में नहीं है, मतलब वो ऐसे ही अपन लिखने के लिए काम आएगा। ठीक है? अब इधर आ जाते हैं पाली में। पाली में क्या है? पाली में एक तो है आपके सेंदरा। सेंदरा नाम की एक जगह है, सेंदरा स्टेशन है। उस सेंदरा के पास में जब आप जाओगे तो वहाँ पर कुछ चट्टानें मिलेगी, जिन चट्टानों की आकृति हवाओं से कट-कट कर ऐसी हो गई कि जैसे कोई सर्पिलाकार दिखती है, कोई उल्लू के मुँह जैसी दिखती है। तो वो सेंदरा ग्रेनाइट यहाँ पर मिलेगा, है ना? तो ये हो गया आपका सेंदरा। फिर सेंदरा के पास में नीचे की ओर जाओगे तो बर कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट एक पत्थर का वो है, स्ट्रक्चर है। वो अभी अपन बात करेंगे उसकी भी। पर बर नाम की जगह तो आप जानते ही हो पाली में, है ना? बर दर्रा भी पढ़ते हैं, वो बर ऐसे भी नॉर्मली भी पढ़ते रहते हैं अपन। तो वो बर जो है ना, वो वाला, तो वहाँ पर अपने को कॉन्ग्लोमरेट मिलता है। तो वो बर कॉन्ग्लोमरेट। सेंदरा में तो ग्रेनाइट वाला इलाका और बर में कॉन्ग्लोमरेट का। तो बर कॉन्ग्लोमरेट और सेंदरा ग्रेनाइट, ये हो गया, हटा दो इसको भी। फिर अजमेर में चलते हैं। अजमेर में आता है किशनगढ़ नेफेलाइन साइनाइट। ये भी एक चट्टान का प्रकार है, मतलब उसका भी अभी अपन फोटो देखेंगे तो समझ जाओगे आप। किशनगढ़ नेफेलाइन साइनाइट करके, ये हो गया। वो समझा दूंगा मैं ना। कॉन्ग्लोमरेट जैसे आप ये इमेजिन कर लो कि जैसे अपने जो गुड़ और मूंगफली की चिक्की होती है ना, वैसे पत्थर होता है ना? तो वो इमेजिन रखना, बाकी अभी मैं समझा दूंगा पूरा। ठीक है? हाँ, वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे स्पेशली ये बन जाते हैं मिक्स होके। तो इरप्शन हुआ और बाहर जो पत्थर पड़े थे वो सारे एकजुट होकर इस तरीके का कॉन्ग्लोमरेट बना लेते हैं। ठीक है? तो ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन उदयपुर की तरफ,
है ना। उदयपुर में देखो 3 है और तीनों इंपॉर्टेंट है। जैसे झामर कोटड़ा आप खूब पढ़ते हो अच्छे से, है ना। तो एक तो हो गया आपका झामर कोटड़ा, दूसरा जावर माइंस पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? एक हो गया अपना सीधा-सीधा जावर माइंस का, है ना। और जिंक लेड वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में, और एक है राजपुरा दरीबा, ये भी खूब पढ़ते हैं। तो राजपुरा दरीबा हो गया एक, है ना। तो राजपुरा दरीबा, जावर माइंस और एक हो गया आपका झामर कोटड़ा। ये हो गया, ठीक है। हाँ, ये राजपुरा दरीबा एक्चुअली उदयपुर के नाम से मेंशन कर रखा है इन्होंने, पर ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, तो अपन उदयपुर के हिसाब से पढ़ेंगे कि उदयपुर में राजपुरा दरीबा। ठीक है, चलो एक ये हो गया अपना। फिर इधर की तरफ आ जाओ बोजुंदा में, आपके भील यहाँ पर चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में स्ट्रेमेटोलाइट पार्क, स्ट्रेमेटोलाइट पार्क बोजुंदा। ठीक है, एक हो गया ये स्ट्रेमेटोलाइट पार्क का। एक आ गया आपके ग्रेट बाउंड्री फोर्ट सतूर में, बूंदी वाले क्षेत्र में, और एक हो गया आपके रामगढ़ क्रेटर, है ना, ये पड़ता है 12 वाले क्षेत्र में। ठीक है, दोबारा से इमेजिन करते हैं एक बार। लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, अभी के लिए एक बार छोड़ दो, है ना। इमेजिन करो, मैं नक्शा बना रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में क्या लिखूं, जल्दी से बताते चलो, यहीं से इधर से चलते हैं अपन, है ना। बोजुंदा, बोजुंदा में क्या है, स्ट्रेमेटोलाइट पार्क। ठीक है, यहाँ पर 12 में क्या लिखूं, 12 में रामगढ़, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पर क्या लिखूं, सतूर में, सतूर में ग्रेट बाउंड्री फोर्ट, है ना, ये सतूर, ग्रेट बाउंड्री फोर्ट सतूर हो गया, 3 हो गए। अब यहाँ से चलते हैं अपन उदयपुर की साइड। उदयपुर में चलो कितने हैं उदयपुर में, टोटल 3 पढ़े थे अपन ने, है ना। 3 कौन कौन से, जावर माइंस है, झामर कोटड़ा है, और एक आपका राजपुरा दरीबा है। ठीक है, जिनमें से आपको पता है कि झामर कोटड़ा तो पूरा स्ट्रेमेटोलाइट पार्क है ना, तो वो तो अपन देख लेंगे अभी। पर जावर माइन है, राजपुरा दरीबा है और झामर कोटड़ा है, तीनों अपन जानते हैं। तो जावर, राजपुरा दरीबा और झामर कोटड़ा, ये रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट है इसमें, है ना, पढ़ देना रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट झामर कोटड़ा, तो झामर कोटड़ा, तो ये वाला झामर कोटड़ा हो गया। फिर इसके ऊपर चलते हैं अजमेर वाले इलाके में, क्या है बताओ, किशनगढ़ में, है ना। किशनगढ़ में है आपके नेफेलिन साइनाइट, नेफेलिन साइनाइट है। ठीक है, एक ये हो गया अपना किशनगढ़ का नेफेलिन साइनाइट, है ना। ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ इधर की तरफ, पाली में, पाली में 2 हैं, कौन कौन से हैं, एक कहोगे आप बर वाला, तो बर में तो क्या है, बर में तो कॉन्ग्लोमरेट है ना। तो आप तो एक साथ नाम याद रखो, कॉन्ग्लोमरेट। तो बर में तो कॉन्ग्लोमरेट हो गया, और सेंधरा जो अजमेर के पास में है उसमें क्या है, सेंधरा में ग्रेनाइट है ना, तो ये सेंधरा, सेंधरा ग्रेनाइट। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 3 और बच रहे हैं। देखते हैं, जोधपुर में 2 है, कौन कौन से, सोचो। एक तो मालानी इग्निशियस सूट, है ना, जो जोधपुर से बाड़मेर तक फैला हुआ है, जिसे जोधपुर ग्रुप के नाम से, तो बाप नहीं, है ना। तो जोधपुर ग्रुप के नाम से मालानी इग्नियस, है ना, शूट करके मालानी ग्रुप की चट्टानें हैं। और इसी मालानी ग्रुप के चट्टानों में आप याद करो मेहरानगढ़ वाला इलाका, जहां मैंने बोला कि मेहरानगढ़ वाले क्षेत्र में जो हमें चट्टानें मिलती है वो है वेल्डेड टफ, है ना। तो यहाँ मेहरानगढ़ और इधर की तरफ वेल्डेड टफ। ठीक है, और फिर आ जाओ जैसलमेर में, और जैसलमेर में क्या है, जैसलमेर में मिलेगा आकलवुड फॉसिल्स पार्क, जो अपन अच्छे से पढ़ते हैं, ये हो गया आकल। ठीक है, याद हो जाएगा, बताओ, मैप बना देना अगर आप तो मतलब नहीं लिखो तो आप पूरा ऐसा बोल देना कि राजस्थान के प्रमुख जियो हेरिटेज साइट्स 50 शब्दों में या कुछ, तो आप देख लेना कि ऐसे मैप अगर क्लियर कट बना सको तो क्लियर कट मैप बना देना, घिचपिच नहीं करना पड़ा ना। ताकि उसको दिखे कि हाँ 1 2 3 4 ऐसे, मतलब इधर उधर से मत निकालना, जब भी चीजें निकालो ना मैप में से, तो जैसे ये मैप बनाए और अपन को लोकेशन, जैसे ये अजमेर की लोकेशन शो करना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे करके और फिर ऐसे अजमेर, है ना, और फिर यहाँ लिखना है किशनगढ़ नेफेलिन, है ना। और फिर जैसे यहाँ से, तो ऐसे नहीं कि अब इधर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे नहीं, फिर यहाँ से प्रॉपर मतलब ऐसे सीधी लाइन खींच के यहाँ पे, फिर यहाँ से ले जा रहे हो तो फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से ले जा रहे हो तो फिर यहाँ से ले जाके ऐसे 3, यहाँ 3 चीजें हैं, तो कौन कौन सी 3 हो गई, ठीक है, हाँ ऐसे वाला बस। क्लियर है, कर सकते हैं, तो 50 शब्दों में उस पूरे उसमें बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, है ना। ठीक है, 12 याद हो गई है ना। ठीक है, तो ये पूरा ये 12 का आपके ये रहा। जावर और रामगढ़ जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, ये वाले, है ना, दोनों के दोनों। बाकी ग्रेट बाउंड्री फोल्ट है ही, ये लिस्ट मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। अब एक एक को समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा ना। जैसे झामर कोटड़ा वाला, है ना, जहाँ रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट्स है ना, तो वो झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट। और एक हो गया आपके बोचुंदा वाला, है ना, जो चित्तौड़गढ़ में है। तो अगर आपसे मान लो ऐसे पूछ ले कि राजस्थान के स्ट्रेमेटोलाइट पार्क कौन से हैं, क्योंकि पूरे भारत में 3 स्ट्रेमेटोलाइट पार्क है, एक सिक्किम में पड़ता है, एक 2 अपने यहाँ पर है। तो मान लो ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में स्ट्रेमेटोलाइट पार्क कहाँ है, तो हम लिख देंगे कि 2 है, एक तो हो गया झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट्स वाला, और एक स्ट्रेमेटोलाइट पार्क बोचुंदा में हो गया। अब ये होता क्या है स्ट्रेमेटोलाइट पार्क, एक्चुअली क्या था कि जो पहले ब्लू ग्रीन एल्गीज वगैरह और ये हुआ करते थे ना, तो ये क्या है कि
मतलब एक मतलब जो समुद्र के भीतर जो चट्टानें होती है ना, तो वो क्या है कि एक पानी वाली मतलब हाइड्रो चट्टानें होती है एक तरीके से अपन कहते हैं कि मतलब पानी-वानी ये बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करके रखती है। तो वो जो चट्टानें होती है ना, उन चट्टानों के ऊपर की तरफ ये जो एल्गीज़ होते थे, ये अपना जमाव कर लेते थे मतलब। और जमाव करने की वजह से वो जो जिस शेप में बनती थी ना, धीरे-धीरे क्या हुआ कि ये पानी धीरे-धीरे सूखता गया, यहाँ राजस्थान से पानी हट गया। अब जब राजस्थान से पानी हटा, तो ये चट्टानें बाहर की तरफ आ गई, है ना? या फिर सेडिमेंट्स उथल-पुथल हुई, जो भी हुई घटनाएँ, लेकिन ये चट्टानें बाहर की ओर आ गई। और ये कुछ इस तरीके से दिखती है आज भी अपने को, तो ऐसा लगता है कि जैसे वाक़ई में मतलब है ना, ब्लू ग्रीन एल्गीज़ वगैरह रहा करते होंगे। एक तो तरीका है ये वाला, है ना? ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको पत्थरों पर। बोजुंदा में जब इसको दर्जा दिया गया था ना, तो उसके बाद में एक दिन अखबार में खबरें आई कि बोजुंदा के लोग तो इनको मतलब कोई बाड़ों में लगा रखा है, कोई घरों में चुन लिया है, कोई क्या कर लिया है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या है एक्ज़ैक्टली चीज़ें, आपने क्या मतलब तो जीएसआई ने दर्जा तो दे दिया, लेकिन प्रॉपर संरक्षण नहीं किया इनका, है ना? अब वापस संरक्षण कर रही है, ठीक है? तो इस तरीके का और एक जैसे ऐसी चट्टानें मिलेगी, ये देखो आप, ठीक है? इस वे में चट्टानें। तो ये जो तरीका है ना, ये जो आप देख रहे हो ये वाला ये पूरा, है ना? ये उस चट्टान पे ही स्ट्रक्चर बनी हुई है। कोई आप ये मत समझना कि कोई पत्थर फँसा हुआ है मतलब इसमें, चट्टान के ऊपर ही स्ट्रक्चर्स है। ये दिखाती है कि कोई एल्गीज़ जो थे वो प्रॉपर एक मतलब वो बनाते थे और ये चीज़ें वहीं मिलेगी जहाँ एल्गीज़ डेवलप होंगे, एल्गी समुद्रों में डेवलप होंगे, तो समुद्री इलाका था मतलब ये, है ना? ये बात शो कर रहा है ये। समझ गए? तो स्ट्रोमेटोलाइट पार्क क्लियर है राजस्थान में क्या है? अब जैसे मैं आपको इसकी खबर बताता हूँ एक। अभी कुछ टाइम पहले एक खबर थी, 19 मई 2021 की खबर है, आप अगर यहाँ देखोगे तो, जियो पार्क टू कम अप एट भोजुंदा स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल्स पार्क नियर उदयपुर। तो नियर उदयपुर का मतलब क्या है कि एक्चुअली उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाला जो पूरा इलाका है ना, वह चित्तौड़गढ़ में बोजुंदा और उदयपुर में झामरगोटड़ा, दोनों को मिला के स्पेशली हो सकता है कि जियो पार्क घोषित किया जाए मतलब। हालाँकि ये बोजुंदा चित्तौड़गढ़ का है ना? नियर उदयपुर का मतलब बोजुंदा चित्तौड़गढ़ है, ठीक है? तो समझ रहे होंगे कि ये लेटेस्ट खबर अखबार में आई तो अपन सोच सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना? तो ये प्लान किया जा रहा है एक तो इस साइट का मतलब, यहाँ से भी हो सकता है जियो पार्क डेवलप हो जाए। आप जब ज्वालामुखी पढ़ रहे होंगे तो आपको ये तो पता ही होगा कि हम टफ वगैरह और ये वहाँ पर भी पढ़े थे मतलब, है ना? एक ऐसी चट्टानें जो स्पेशली मतलब उनमें एक पोर्स होते हैं मतलब और पोर्स के साथ-साथ क्या होता है कि वो वेल्ड हो गई। वेल्ड कैसे हुई? कि पहले क्या था कि पहले तो हो गया इग्नियस रॉक्स, नीचे की तरफ तो हो गई आपके इग्नियस रॉक्स, है ना? आग्नेय चट्टानें और आग्नेय चट्टानों के ऊपर आ गई सेडिमेंट रॉक्स और ये सेडिमेंट्स और 2 चीज़ों को दिखा रही है मतलब उस पूरी भौगोलिक प्रक्रिया की 2 फेज़ को दिखा रही है। एक वो फेज़ जो स्पेशली इग्नियस रॉक वाला है, एक वो फेज़ जो उसके ऊपर सेडिमेंट्स हैं और दोनों एक-दूसरे में ये स्पेशली टफ के रूप में है मतलब, है ना? तो ये मेहरानगढ़ इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। मैं आपको बताता हूँ वो फ़ोटो मेहरानगढ़ वाली। अ, हुँ, नहीं शायद नहीं है ना? नहीं, है ना? वो मैंने मेंशन ही नहीं करी उसकी, कोई बात नहीं है ना? तो वो एक्चुअली क्या है कि बहुत ही शानदार फ़ोटो है मतलब उस मेहरानगढ़ वाले इलाके की, तो आपको वो क्लियर देखने को मिलता है कि वेल्डेड टफ क्या होता है ना? लेकिन आप बस याद रखो कि टफ कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना? जो ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें, राख के टुकड़े जो होते हैं वो आपस में मिक्स होके और चट्टानें बना लेते हैं, है ना? तो वो सेडिमेंट्स तो है ही, लेकिन किसके? ज्वालामुखी से निकले हुए सेडिमेंट्स हैं, है ना? और वो इग्नियस रॉक्स जो होती है उनके ऊपर एक फिक्स है, तो वो अपने वहाँ जोधपुर वाले इलाकों में ऐसी कई सारी चट्टानें मिलेंगी, तो वही आपके वेल्डेड टफ, ठीक है? यानी कि ज्वालामुखी उद्गार की जानकारी देते हैं। फिर बल से मिला कॉन्ग्लोमरेट इस तरीके का होता है, ये देखो आप, है ना? ये ये कुछ चीज़ें ऐसे दिखा रहा है कि ये ऐसे पत्थर है ना वहीं मिलते हैं जहाँ कहीं न कहीं है ना, कोई पानी की तरफ से या हवा की तरफ से ना रगड़ खा के और वो गोले बनते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो बजरी में ऐसे अपने को पत्थर मिलते हैं, है ना? तो ये बजरी के साथ में मतलब वो बजरी वाले पत्थर है ना, वो या तो किसी पानी वाले क्षेत्र में मिलते हैं और फिर उसके साथ में वो मिक्स कैसे हुए किसी और के साथ, तो वो मिक्स हुए किसी ज्वालामुखी उद्गार की वजह से। तो यानी कि ज्वालामुखी उद्गार से निकली लावा और उसके साथ-साथ ऐसे पत्थरों का मिक्स होना, है ना? और ये कुछ बहुत ही लंबी भौगोलिक प्रक्रिया के बाद में स्पेशली मिक्स मिक्स हुए हैं। ये हो गया कांग्लोमरेट। अब मूँगफली वाली वो गजक आप बस उतना याद रख लेना, है ना? वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कांग्लोमरेट क्या होता है, अपने से जियोलॉजी नहीं पूछ रहे हैं, अपने से संभावनाएँ पूछ रहे हैं। तो मैं बस आपको एक इमेजिन करवा रहा हूँ कि आप अगर कांग्लोमरेट इमेजिन भी करो, तो फिर वो आप किसी पत्थर को करो, किसी और चीज़ को ना करो मतलब, ठीक है? तो ये हो गया अपने कांग्लोमरेट वाली बात। अब अपन चलते हैं सेंद्रा ग्रेनाइट की बात करते हैं। सेंद्रा ग्रेनाइट कैसा है देखो, है ना? ये उल्लू जैसी आकृति की वहाँ पर चट्टानें मिलती है। वहाँ पर ऐसे सर्पिलाकार आकृति की चट्टानें मिलती है और ये बहुत फेमस है वहाँ की चट्टानें। ये आप देखोगे ना अगर तो जीएसआई ने खुद ने इस पे लिख रखा है कि द आउल हेड रॉक, द मोस्ट एडमायर्ड रॉक ऑफ दिस लोकेलिटी, है ना? ये वाली आउल शेप रॉक। आपको बस यही करना है ना? कि सेंद्रा में हमें उल्लू, सर्पिलाकार जैसी चट्टानें मिलती है ना? एक बार महिला पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आया था कि पाली में सेंद्रा स्टेशन के पास में, है ना? निम्न में से किस आकृति की चट्टानें दिखती है? तो सर्पिलाकार, है ना? या फिर किसी और मतलब अलग-अलग आकृतियाँ थी, उसमें से आंसर सर्पिलाकार रहेगा सिंपल सा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी। तो ठीक है? ये ऐसी सर्पिलाकार आकृति की चट्टानें दिखाई देती है, ठीक? ये है आपके सेंद्रा ग्रेनाइट वाला क्षेत्र। अब है नेफेलिन का। नेफेलिन साइनाइड इस तरीके का चमकदार पत्थर होता है, ठीक है? जो बिल्कुल ब्लैक कलर आप देख रहे हो, ब्लैक के साथ-साथ व्हाइट मतलब मिक्स में। तो जैसे यहाँ इस पूरे अजमेर वाले इलाके, नागौर वाले इलाके में क्या है मार्बल के मतलब चूना पत्थर के डिपोज़िशन है बहुत बड़े और उससे मार्बल बन गया, है ना? कायांतरी चट्टान बन गई। तो ये एक कायांतरी चट्टान का उदाहरण है मतलब, है ना? यहाँ पर। तो स्पेशली किसी एक केमिकल की अधिकता होने के कारण इसमें ना अलग-अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये हो गया आपके किशनगढ़ का नेफेलिन साइनाइड और फिर उसके बाद में आप यहाँ ये नेफेलिन साइनाइड की चट्टानें पूरी, है ना? ये छोड़ दो। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन सेंधरा वाला, है ना? सेंधरा क्या सतपुर वाला ग्रेट बाउंड्री फोर्ट।
तो ये देखो इस तरीके का फोल्ड देखने को मिलता है। ये लाइन खींच के बता रहे हैं कि ये नीचे ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसा पूरा, तो यानी कि पहले ये इलाका गया, फिर उसके बाद में ये इलाका गया। इस तरीके से कहीं ना कहीं वो एक फोल्ड को दिखा रहा है पूरा, और ऐसा बड़े लेवल पर फोल्ड। तो ये तो छोटी सी एक फोटो है ना। तो ये हो गया ग्रेट बाउंड्री फोल्ड का। अब ग्रेट बाउंड्री फोल्ड से अपने 20 शब्दों में क्वेश्चन आ जाए तो अपन क्या लिखेंगे, है ना। थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो बस आप क्या लिखोगे कि राजस्थान का नक्शा बनाना है छोटा सा एक, और यहाँ चित्तौड़गढ़ से शुरू करना है अपने को। चित्तौड़गढ़ से ऐसे लाइन जो है ऐसे शुरू करते हुए यहाँ पर कर देना है HFF, और यहाँ पर कर देना है चित्तौड़गढ़, ठीक है। और एक चीज तो आप ये देख रहे होंगे, इधर की तरफ तो क्या है, विंध्यन, है ना। विंध्यन का ही फैलाव था, है ना। विंध्यन पठारी क्षेत्र, मालवा का पठारी इलाका ये पूरा, तो विंध्यन कगार भूमि इधर की तरफ था। और इधर की तरफ क्या है, पूरा बेस किसका बना हुआ है, अरावली का। और पूरा बेस इधर की तरफ तो अरावली का है ना। और इधर की तरफ है विंध्यन का। अरावली स्पेशली डेवलप हुआ था धारवाड़ के टाइम पे, यानी कि धारवाड़ काल, प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है। और ये जो है स्पेशली ये आपके इसको बोलते हैं पुराण, है ना। पुराण के टाइम पे स्पेशली ये विंध्यन वगैरह पुराण काल होता है स्पेशली आपके कार्बोनिफेरस काल से पहले, सिल्वरियन डिवोनियन वो जो टाइम पीरियड था ना, उस दौरान स्पेशली ये डेवलपमेंट था। तो जब ये डेवलपमेंट हो रहा था ना, विंध्यन वाला इलाका हमारा डेवलप हुआ था कैलेडोनियन टाइम पीरियड में। अब वो कैलेडोनियन याद कर लो, या आप पुराण याद कर लो, अपने यहाँ पर पुराण बोलते हैं भारत में उसे, ऐसे वो कैलेडोनियन याद कर लो। कैलेडोनियन तो सिल्वरियन डिवोनियन टाइम पीरियड का ही है ना। तो बस वो सिल्वरियन डिवोनियन टाइम पीरियड के आसपास की, तो ये हमें ना दो ज्योग्राफिकल जो एज है ना उसके बीच का डिवाइडेशन की लाइन है, मतलब पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो बस आप विंध्यन और विंध्यन पूर्व की स्ट्रक्चर्स को डिवाइड करती है, या अरावली और विंध्यन के मध्य एक फोल्ड बनाती है ना। बस आप ये लिखोगे कहां से शुरू हो रहा है, चित्तौड़गढ़ से शुरू हो रहा है। चित्तौड़गढ़ से होते हुए ये आपके कोटा, कोटा से होते हुए फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा बूंदी, ये पूरा ऐसे घूमते हुए जा रहा है। तो बूंदी से निकल के और फिर सीधा सीधा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से फिर आपके, है ना, करौली, धौलपुर, ऐसे निकल के सीधा हिमालयन फ्रंट फोल्ट है जो, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र के नीचे वाला जो इलाका है ना, अपने विशाल मैदान है, उसके नीचे फ्रंट फोल्ट बोलते हैं उसको। हिमालय के जस्ट आगे वाला इलाका जो है वो फोल्ट है, मतलब उस पर ऊपर गाद का जमा हो गया, इस वजह से वो मैदान बन गया, है ना। नहीं तो ये भी एक खाई थी पहले, और हर इलाका कहीं ना कहीं किसी खाई से निकला है। शिवालिक हिमालय भी ऐसे निकला है, मध्य हिमालय भी ऐसे निकला है, और केंद्रीय हिमालय भी आपका इसी तरीके से निकला है, ठीक है ना। तो वो हिमालयन फ्रंट फोल्ड उसमें जाके मिक्स हो जाता है ये। तो फिर यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना है, और यहाँ लिखना है सतूर। और फिर यहाँ नीचे जहाँ लिख रहे हो ना आप, वहां पर लिख देना कि सतूर वाले क्षेत्र में इसे जियो हेरिटेज साइट के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है ना। बस यही चीज अपने को मेंशन करनी है और कुछ नहीं। तो ये हो गया अपना 20-50 जो भी शब्द आएंगे वो हो गया, जिलों के नाम लिख दिए, है ना। किस किस एज को स्पेशली अलग कर रहा है वो लिख दिया, है ना। कहाँ जा रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है वो लिख दिया, और सतूर वाले क्षेत्र की जियो हेरिटेज साइट की जानकारी दे दी अपन ने, बस खत्म, ठीक है। ये देखो इसका मैप देख लेते हैं। ये रहा, है ना। ये यहाँ से चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़ है, मतलब आप चित्तौड़ लिखना, आप ऐसे मत करना प्रतापगढ़, है ना, क्योंकि ये तो डिवाइडेशन होने के बाद में फोटो ऐसे, पर अपन ऐसे लिखेंगे चित्तौड़गढ़ से ये भीलवाड़ा, ये आपका कोटा, बूंदी, ये पूरा क्षेत्र यहाँ से होते हुए ये, फिर ये, और फिर फाइनली हिमालयन फ्रंट फोल्ट वाले इलाके में जाके मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपने राजस्थान में और भी फोल्ट है, आप जानकारी के लिए कनोई और रामगढ़ फोल्ट कर सकते हो। एक तो रामगढ़ फोल्ट है, एक कनोई फोल्ट है। तो ये अपने पढ़ते हैं भीलवाड़ा, वो भीलवाड़ा क्या, जोधपुर और इसमें जैसलमेर वाले इलाके में। अगला अगला आता है, फिर अपने से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रामगढ़ ग्रेटर का, उसका 20-50 शब्दों की जानकारी अपने पास में होनी चाहिए। तो रामगढ़ ग्रेटर हम वैसे खूब पढ़ते हैं जब हाड़ौती का पठारी प्रदेश पढ़ते हैं, लेकिन फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि जैसे ये क्रेटर क्यों बना है, एक तो आप ये उल्कापिंड के गिरने की वजह से स्पेशली क्रेटर बना है, और भारत में केवल 3 ही क्रेटर हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब भारत के केवल 3 क्रेटर को ही रिकॉग्निशन मिला और नहीं मिला है ना। तो 3 क्रेटर कौन कौन से हैं, एक तो लोनार का है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, एक ढाला करके है जो शिवपुरी में पड़ता है, वो आपके एमपी में है, और एक आपका ये वाला है, मतलब ठीक है। और इसे तो स्पेशली अंतरराष्ट्रीय महत्व का क्रेटर का दर्जा मिला हुआ है, जो देश का पहला क्रेटर इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये बातें लिख देना, कहाँ पर पड़ता है ना। तो आपके 12 में पड़ता है। 12 में कौन सी जगह पड़ता है, तो 12 में 2 नदियां बहती है, एक तरफ तो बहती है पार्वती और एक तरफ बहती है बारवती, है ना। और ये इलाका मांगरोल वाला इलाका है आपके। तो मांगरोल में रामगढ़ क्षेत्र में पार्वती और बारवती नदियों के बीच में, है ना, आपके ये क्रेटर पड़ता है, ठीक है। तो बस 4 किलोमीटर इसका डायमीटर है, घोड़े के नाल की आकृति का ये क्रेटर है। और जो आप भंड देवरा के मंदिर देखते हो ना, पढ़ते होंगे कल्चर में कि भंड देवरा के मंदिर इसी के भीतर है वो, है ना। हाँ, तो वो भंड देवरा के मंदिर यहीं मिलेंगे आपको सारे के सारे। जो लोग कहाँ आया था वो तोड़ के चला गया था इन मंदिरों को, है ना, वो यही है पूरा। इसके साथ साथ 12 का अगर कुछ और मेंशन करो तो कन्यादय, है ना, हथियादय, कन्यादय, ये 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर मतलब जियोलॉजिकली आपको बहुत शानदार फीचर्स है। ऐसे ही कोटा में गड़िया महादेव वाला इलाका, है ना, जियोलॉजिकली बहुत शानदार फीचर्स है। तो ये जो फीचर्स है ना, आप मेंशन कर सकते हो कि जियो पार्क बनाने की संभावना खूब है, मतलब ठीक है। तो 12 में कन्यादय, हथियादय लिख सकते हो। इसके अलावा कोटा का गड़िया महादेव वाला इलाका, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में अपन चलते हैं आकलवुड फॉसिल्स पार्क, वहां से अपने से 20 शब्दों में पूछ सकते हैं, तो जो पूछा जा सकता है बस उसकी बात करेंगे। हाँ, जहाँ चंबल यूटर्न लेती है। तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क, आकलवुड जो है स्पेशली ये एक गांव है, मतलब आकल करके वहां पर, है ना, जैसलमेर में। और वहां पर अपने को इस तरीके से देखो, है तो पत्थर, दिख तो ऐसे रहे कि जैसे पत्थर है, लेकिन एक्चुअली ये लकड़ी के अवशेष है ना, लकड़ी के। और लकड़ी के ऊपर मिट्टी का इस तरीके से जमाव होता गया कि वो पत्थर के रूप में दिखती है आज। ये कैसे पता लगा कि ये लकड़ी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं ना, उनका एक एनुअल रिंग बनती है हर साल की, उनकी एक रिंग बनती है, मतलब
तो उसी रिंग के आधार पर उन पेड़ों का उम्र का अपन पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना है वो पेड़, है ना, कितनी साल पुराना है वो। ऐसी रिंग्स स्पेशली बनी हुई है इनमें, है ना? ये इस तरीके देखो, ये पूरा चारों तरफ ये दिख रहा होगा आपको, साफ शब्दों में दिख, तो सीधा-सीधा दिख रहा है फोटो से कि हाँ, ये लकड़ी पड़ी है। एक बार के लिए किसी को नहीं बताया ना कि ये पत्थर है, तो वो यही कहेगा कि हाँ, लकड़ी के लट्ठे पड़े हैं बड़े-बड़े, है ना? तो वो ऐसे ही पड़े हैं, मतलब ये अपने स्पेशली वहाँ की 25 ऐसे लकड़ी के बड़े अवशेष मिलेंगे आपको। तो ये राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है, ठीक है? हाँ, 18 करोड़ साल पुरानी जुरासिक काल के 25 लकड़ी के अवशेष हैं, ठीक है? जो आकल गाँव में आपको मिलेंगे। तो ये है अपने आकलपुर फॉसिल्स पार्क की जानकारी। तो ये जियो हेरिटेज साइट तो है ही, है ना, जो दर्जा दिया है। इसके साथ-साथ ये बायो हेरिटेज साइट भी है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, है ना, जो अपना एनबीए देता है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जो है ना, वो स्पेशली ये दर्जा देती है, जो राजस्थान में 5 है बायो हेरिटेज साइट्स, ठीक है? उसकी मैं अभी बता दूँगा, लेकिन आप इसका याद रखना कि ये एक बायो हेरिटेज साइट के रूप में भी है। ठीक है? हाँ, तो ये क्वेश्चन बन सकता है 20 शब्दों में अपने से, है ना? एक ये बन जाएगा। फिर उसके बाद में अब देखो, ये तो वो हो गए जो हम जितना पढ़ना चाहते थे अपन की, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पढ़ लिया, कॉन्ग्लोमरेट के बारे में जानकारी ले ली, स्ट्रोमेटोलाइट पार्क की बात कर ली अपन, या रामगढ़ पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, सारा हो गया। अब और एक्स्ट्रा में क्या है, 2-5 मिनट में वो भी खत्म कर देते हैं। एक्स्ट्रा में आपको क्या लिखना है, जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसलमेर वाले क्षेत्र में और क्या-क्या मिलेंगे, तो जैसलमेर में आपको ऐसे छत्रक शिलाएँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको मई मक्खी के जीवाश्म मिलेंगे, ठीक है? या थैयाट गाँव से जो आपके अभी डायनासोर के पैरों के फुटप्रिंट के अवशेष मिले, तो वो भी आपको वहाँ से मिलेंगे। शार्क मछली के दाँत वगैरह और ये वहाँ पर देखने को मिले हैं, है ना? ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हमें अलग-अलग गाँव से, जैसे ये जो थैयाट गाँव है, मई मक्खी वाला जीवाश्म जो है, वो मिला है आपके वहाँ पर, क्या बांदा नाम की एक जगह है, तो बांदा गाँव में, है ना? और सार्क मछली के दाँत जो है वो सुल्ताना नाम की एक गाँव है, वहाँ पर मिला है। आप लिख सकते हो ये नाम, है ना, सुल्ताना, बांदा और थैयाट। लिख लो चाहे से, मैं लिख देता हूँ। सुल्ताना, यहाँ से तो शार्क, बांदा, यहाँ से मक्खी, मई मक्खी, जो दलदली क्षेत्रों में रहा करती थी कभी। और एक आपके थैयाट, थैयाट, हाँ, इसको सितंबर में चर्चा में रहा था। थैयाट गाँव से आपके वो डायनासोर के पैर के अवशेष, मतलब, है ना? वो फुटप्रिंट, पैर के अवशेष क्या, फुटप्रिंट, कोई पत्थर लेके भाग गया ये, है ना? ये मिला तो था, लेकिन फिर कोई चोरी करके ले गया इसको, है ना? तो मतलब ऐसा, मतलब पूरा इलाका वैसे इसको ले तो लिया है संरक्षण में, लेकिन वो पत्थर नहीं है जहाँ वो मिला था, है ना? तो क्या पता, उसको ढूँढे ही नहीं। तो वो जियोलॉजिस्ट जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो बेचारे मतलब वो एक अखबार में दिलवाए, मतलब कि संरक्षण नहीं कर रहे हो, मतलब हम क्या लेने आए हैं यहाँ पे? फालतू ही आ गए। हम देखने आए थे कि डायनासोर के है कि नहीं है, और यहाँ से तो गायब हो गया, पहले तो था। तो वो है बात। ठीक है, तो ये हो गया जैसलमेर का। अब एक्स्ट्रा में और आबू में, आबू वाली चीज़ ज़रूर लिखना। आबू पर्वत अपने आप में ही आपको ये इस तरीके की बेहतरीन स्ट्रक्चर्स मिलेगी नक्की झील के आस-पास वाले इलाकों में, जैसे टोड रॉक, नन रॉक, पैरेट रॉक, सन पॉइंट, है ना? या फिर आपके चंपा केव वगैरह और ये जो इलाके हैं, जमदाग्नि, वहाँ पर गुफा एक, ये बहुत शानदार स्ट्रक्चर्स आबू पे, है ना? यहाँ पर भी संभावनाएँ तो है। ठीक है, ये हो गया आबू का। वहाँ के इतने बड़े लेवल पर डिपोज़िशंस है कैल्शियम कार्बोनेट के, इनके चूना पत्थर के, कि मार्बल बना हुआ है इतना शानदार, वो भी 98%, है ना? यानी कि अगर किसी मार्बल में 98% कैल्शियम कार्बोनेट है, तो वो केवल अपने मार्बल में, बिल्कुल व्हाइट मार्बल एकदम, है ना? और कहीं-कहीं ऐसा मार्बल नहीं है, मतलब। तो अभी-अभी क्या हुआ कि इस व्हाइट मार्बल को ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स का दर्जा दिया गया है ना? बस ये भी अपने को मेंशन कर देना है कि ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स के रूप में स्पेशली ये मिला है। जीआई टैग तो है ही इसको, लेकिन इंटरनेशनली ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स है, और ऐसा एशिया का पहला ही है, पहला, है ना? एशिया में किसी भी पत्थर को इतना हेरिटेज स्टोन का दर्जा नहीं मिला हुआ है, जो इसको मिला हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ ने स्पेशली ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स का दर्जा दिया है। 98% तक कैल्शियम कार्बोनेट आपको यहाँ पर मिलेगा, तो सबसे उत्तम किस्म का कैल्शियम कार्बोनेट है। आगरा के ताजमहल को इसी पत्थर से बनाया गया था, मकरान कोस्ट से कुछ कारीगर आए थे, और ये पत्थर यूज़ किया गया था, इस वजह से इसका नाम जो है वो मकराना पड़ गया। उस तरह नागौर में भी, ठीक है? तो ये हो गया। बाकी इससे और भी चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे हेरिटेज स्टोन, मतलब हेरिटेज में इसका यूज़ किया हुआ है। तो जैसे सिकंदरा का मकबरा, हुमायूँ का मकबरा, अकबर का, है ना? मोती मस्जिद, शेख जायद मस्जिद, है ना? ये सब मस्जिद, मतलब लाहौर में एक मोती मस्जिद है, अबू धाबी में एक शेख जायद मस्जिद है। ये बहुत फेमस है, मतलब अपने आप में। ठीक है? तो ये हो गया आपके मकराना मार्बल। ठीक है? लिख सकते हैं अपन, ये भी जियो हेरिटेज का ही है। क्लियर है? चलिए, बस यहाँ तक का ध्यान रखना था अपने को। बाकी फिर, है ना, बायो हेरिटेज साइट्स जो है, वो एक बार के लिए देख लो। ये भी कहीं न कहीं इनमें से नाग पहाड़ वाला जो इलाका है ना अजमेर में, ये बहुत शानदार स्ट्रक्चर है। तो नाग पहाड़ बायो हेरिटेज साइट के रूप में भी है, जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा सकता है इसको। जियो पार्क की संभावनाएँ है। रामकुंडा उदयपुर में, केवड़ा की नाल उदयपुर, अक्कलकोट फॉसिल्स पार्क और छपोली मनसा माता झुंझुनू। ये 5 अपने राजस्थान में बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, जो एनबीए देता है। एनबीए कौन है? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, जो 2002 में एक्ट के तहत बनाई गई थी। नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में, उसके तहत बनाई गई थी। पहले अखबार में ये छोटी सी फोटो थी कि जोधपुर में बन सकता है देश का पहला यूनेस्को ग्लोबल जियो हेरिटेज पार्क। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ जगहों के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये जगह है, और इनको मिला के स्पेशली पार्क बनाया जा सकता है। जोधपुर में संभावना है। हालांकि ये खबर जोधपुर के न्यूज़पेपर की है ना?
जयपुर के या किसी और न्यूज़पेपर की नहीं, लेकिन इस खबर से जुड़े हुए थे आपके शिव सिंह राठौर साहब, क्योंकि इनका भी खुद का एक स्टेटमेंट था, खुद जोधपुर के हैं ही। तो ऐसे तो आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि जोधपुर में ग्लोबल जियो हेरिटेज पार्क की संभावनाएं बताइए, लेकिन अपने पास में फैक्ट हो कि जैसे राजस्थान में कहाँ पर ग्लोबल जियो हेरिटेज पार्क डेवलप है, संभावनाएं क्या क्या है, तो अपन उधर का भी फैक्ट उठा के लिख सकते हैं कि जैसे राव जोधा पार्क है, यहाँ पर जसवंत थड़ा के पास की चट्टाने है ना, हाथी नहर के अंदर की स्ट्रक्चर जो है वो है। इसके अलावा आपके फिदू सर की खाने हैं वहाँ पर, जियो मोन्यूमेंटल हेरिटेज है वहाँ पर, एक घोड़ा घाटी है वहाँ पर। तो ये सब जगह हमें स्पेशली बताती है कि भाई इन सब जगहों को अगर मिला के स्पेशली एक पार्क बनाया जा सकता है, जियो हेरिटेज पार्क। दो चार नाम याद रख लो, हाथी नहर का, है ना, राव जोधा के आसपास जो वो आप मेहरानगढ़ गए होंगे तो वहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है राव जोधा की, थोड़ी सी दूरी पर, तो जसवंत थड़ा और राव जोधा मेहरानगढ़ के किले के बीच वाला इलाका। और ये इलाका अपने आप में ना, आप गूगल करके देखोगे ना, तो आप गूगल मैप करना एक बार, और मैप में एक तो पॉलिटिकल मैप होता है वो हटा देना, एक सैटेलाइट मैप होता है वो देखना। ये पूरा इलाका ऐसा बिल्कुल सुनसान एकदम, है ना। यहाँ पर प्राकृतिक वो बनी हुई है, झीलें बनी हुई है छोटी-मोटी, और एक छोटी उथली-पुथली पहाड़ियाँ हैं, सपाट चट्टानें हैं। वैसी कुछ चट्टानें जो मेहरानगढ़ से लेकर इस पूरे इलाके में ये उसी को बताती है, मतलब कि पहले कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था इस इलाके में, तो उसकी वजह से बनी हुई चट्टानें। तो ये पूरा इलाका जो है उसी में आता है, राव जोधा पार्क, जसवंत थड़ा, मेहरानगढ़, हाथी नहर वगैरह, और ये फिदूसर की खानेरी। तो बस आप मेंशन कर दो इसको, है ना, कि भाई यहाँ पर भी ऐसी संभावनाएं हमें लगती है। वैसे फिर मालानी डायलाइट तो अपन जानते ही है ना, बाप बोल्डर क्ले है ही वहाँ पर, और इसके अलावा फिर आप वहाँ वो भी मेंशन कर दो, वेल्डेड टफ वाला, और ये, है ना, ठीक है। बोलो क्या चाहिए, मतलब कितना कर दिया है ना। तो अब छोड़ करके पढ़ लो, है ना, और कुछ भी नहीं करना फिर, है ना, कोई कुछ नहीं, खूब यूट्यूब पे इधर-उधर आपके और दिमाग लगाते रहेंगे, है ना, आपके पास में पीडीएफ आती रहेगी, आपको कुछ नहीं देखना, आपको डेफिनेशन याद करनी है, ये पढ़ना है, खत्म बस, किसी कुछ मत देखना ना। किस टॉपिक को कहाँ, क्योंकि टॉपिक ज्योग्राफी में नहीं करवा पाया था मैं, यहाँ हो गया, नया ऐड हुआ है तो बस। कल से अपन क्लाइमेट पढ़ेंगे भारत वाला, क्योंकि वो भी मैंने कहीं नहीं करवाया था, तो इसलिए दो क्लासेस अपनी क्लाइमेट पे रहेगी, 2 या 3 क्लासेस जो भी है ना। राजस्थान में जियो हेरिटेज साइट्स के नाम उल्लेखित कीजिए, नाम उल्लेखित कीजिए जियो हेरिटेज साइट्स के ना, 50 वर्ड्स में। एक, जियो पार्क की संभावनाएं बताइए, ठीक है, और फिर एक लिखो, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क एवं बायोस्फीयर, एक मिनट मैं शब्द देख लेता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड, है ना, ताकि वो क्वेश्चन वही करना आपको। वैसे पीडीएफ में मिल जाएगा, आप उसको देख लेना, पढ़ लेना, और फिर लिखना, है ना। हाँ, तो लिखो, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एवं जियो पार्क में क्या अंतर है, 20 शब्द। और एक लिखो, हाइड्रो जियो टूरिज्म क्या है ना, एवं संभावनाएं, 50 वर्ड्स में। हाइड्रो जियो टूरिज्म क्या है और संभावनाएं क्या है अपने राजस्थान में, दो में, ज्यादा नहीं। और हाइड्रो जियो टूरिज्म क्या है ना, 50, है ना, ये 100 वर्ड्स का, ये 100 वर्ड्स का है। राजस्थान में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की संभावनाएं बताइए, 100 वर्ड्स, है ना। और राजस्थान में ग्लोबल हेरिटेज साइट्स के नाम उल्लेखित कीजिए, 50 वर्ड्स। अब ये ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान में स्ट्रीमेटोलाइट पार्क, है ना, सीधा सीधा करके 20 शब्द साइट्स के नाम लिखिए। राजस्थान में कोई 2 ग्लोबल जियो हेरिटेज, वो ग्लोबल क्या, जियो हेरिटेज साइट्स के नाम लिखिए, है ना, दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे वो, सोचेगा ना, आज तो ज्यादा ही हो जाएगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा, है ना, इसलिए कल तक कर लेना फिर। हाँ, कल तक कर लेना, तो उनको फिर अपन कल चेक करेंगे, ठीक है। तो ये राजस्थान का एक टॉपिक अपना कवर हो गया है, कल और कर लेंगे अपन बात, ठीक है। चलो, तो वो कर लो, फिर उसके बाद में राजस्थान का मैं कल और क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, तो 2, चलो ठीक है फिर, है ना, धन्यवाद।